अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जागो लाहौर। भरपूर वीकेंड गुजारने के बाद मैं आपके सामने एक बार फिर मौजूद हूँ। उम्मीद है कि आपका वीकेंड भी बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आपने भी खूब हल्ला गुल्ला किया होगा और खूब इंजॉय भी किया होगा। वीकेंड की एक खास बात ये भी होती है कि सब घर वालों को एक साथ मिल बैठने का मौका मिल जाता है और हम सबको चाहिए भी यही कि हम अपने वालिदैन बहन भाइयों के साथ वक्त जरूर गुजारें जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे चाहने वाले हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत ही प्योर होते हैं, बहुत ही खालिस होते हैं और ये कीमती रिश्ते किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं। मेरा वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा है। आप लोगों का वीकेंड कैसे गुजरा है और कैसे आपने गुजारा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेकिन अभी नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पंजाब भर में पोलियो मुहिम का आगाज। सर्दी के मौसम में फिटनेस कैसे रखें बरकरार। दांतों की सेहत और सफाई में कहां होती है कोताही। मुलाकात करवाएंगे आपकी ऑनलाइन केक्स और गिफ्ट सेल करने वाली एक जोड़ी से। जी तो जनाब, आप टॉप स्टोरीज जान चुके हैं और आपको पता है कि आज मंडे है। हफ्ते का पहला दिन काफी मुश्किल होता है क्योंकि हम वीकेंड गुजार कर आते हैं और काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन जाहिरी बात है कि काम के बगैर गुजारा भी नहीं हो सकता, इसलिए चाहते न चाहते हुए भी जरूर काम करना पड़ता है। इसलिए काम करना है तो कोशिश करें कि दिल से किया जाए, फुल एनर्जी के साथ किया जाए, क्योंकि जो काम दिल से किया जाता है उसकी तो फिर क्या ही बात होती है। वैसे भी अपने टारगेट हासिल करने के लिए दिल लगाना, काम करना इंतहाई जरूरी होता है। अगर आपका मंडे अच्छा गुजरता है तो उम्मीद होती है कि हमारा आगे का जो पूरा हफ्ता है वो भी अच्छा गुजरेगा। और मूड कैसा रहेगा ये काफी हद तक हमारे मौसम पर भी डिपेंड करता है कि पूरा मौसम और पूरे हफ्ते का मौसम किस तरह रहने वाला है। तो चलिए जी, सबसे पहले जान लेते हैं मौसम का अहवाल कि आगे आने वाला मौसम कैसा रहने वाला है। जी, मौसम का अहवाल बताया जाए तो आज भी जो मौसम है वो सर्द है और खुश्क है। सुबह ही जो है वो सुबह से धुंध ने शहर भर को अपनी लपेट में ले रखा था और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा पूरे हफ्ते भी ऐसे ही मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। धुंध का सिलसिला भी चलता रहेगा, बादल भी जो है वो आसमान पर नज़र आएंगे, सूरज और बादलों की आंख मचोली भी चलती रहेगी। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। हवा में नमी का तनासुब भी 90% से ज़ायद रहेगा। तो ये सूरत हाल जो महकमा मौसमियात के मुताबिक है कि आइंदा इस पूरे एक हफ्ते के दौरान भी मौसम जो है वो उसकी सूरत हाल ऐसी ही रहेगी कि सर्द और खुश्क रहेगा, धुंध भी रहेगी और बादल भी रहेंगे। इस सिलसिले में जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी अगर जो माहिरीन उनका कहना है कि जो शहरी हैं वो ख़ास तौर पर मास्क का एहतमाम ज़रूर करें और मुकम्मल कवर्ड होकर निकलें, क्योंकि ये सर्द और खुश्क सर्दी है, खुश्क और सर्द सर्दी है जो कि जिसकी वजह से खांसी और गला ख़राब होने की जो बीमारियां हैं वो भी पैदा होती हैं। सर्दी लग जाने से बुखार भी हो जाता है। तो एहतियात को अपनाते हुए घर से जब भी निकलें मफलर का इस्तेमाल और ख़ास तौर पर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए और मास्क जो है वो चेहरे पर लाजमी होना चाहिए। ये मौसम की सूरत हाल है। आज भी सारा दिन मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशीन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से और आइंदा पूरे हफ्ते जो मौसम का जो सर्द रहने का ये सिलसिला है ये ऐसे ही जारी रहेगा। जी, आपने हमें अपडेट किया मौसम के हवाले से। तो जनाब, कोरोना वायरस जहां दीगर शोबाए हाय जिंदगी को मुतासर किया है, वहां पोलियो के खिलाफ पाकिस्तान की जंग भी बुरी तरह मुतासर है। लेकिन पाकिस्तान हर हाल में ये जंग जारी रखे हुए है और वक्तन फवक्तन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम का इनाकाद किया जाता रहा है। और आज से मुल्क भर में साल की पहली 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया जा रहा है, जिसमें 5 साल से कम उम्र 3,21,564 बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम के कतरे पिलवाए जाएंगे। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही दुनिया में 2 ममालिक ऐसे रह गए हैं जहां पर पोलियो केसेस का सामना है। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 82 है,
जो पिछले साल के शुरू में 53 थी। आपसे भी दरखास्त है कि जब भी कतरे पिलाने वाली टीम आपके दरवाजे पर आए तो अपने बच्चों को कतरे जरूर पिलवाएं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2,70,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स को कोरोना वबा से बचने के लिए मौसर तरबियत दी गई है। तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। मुहलिक वायरस से बचाव कैसे मुमकिन है और ये वायरस पाकिस्तान की जान क्यों नहीं छोड़ रहा, जनाब ये सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बिलाल, नुमाइंदा लाहौर न्यूज है। मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। मोहम्मद बिलाल, आपसे भी बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सूबाई वजीर सेहत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। यास्मीन राशिद साहिबा, हम बात करें आज पोलियो के हवाले से, तो बताइएगा कि जो इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से आज से स्टार्ट हो रही है और कितने दिन जारी रहेगी और ये कितनी जरूरी है हमारे लिए? पोलियो मुहिम जो है अब हम रेगुलरली कर रहे हैं। पहले कुछ 5-6 महीने का गैप आया था कोविड की वजह से, लेकिन अब हमने, आपको पता है, नवंबर के महीने से रेगुलर बेसिस पे शुरू कर दी है मुहिम। दोबारा ये मुहिम शुरू हो रही है और इसके साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे जितने बच्चे हैं वो कवर हो जाएं, जो मिस भी हुए हैं पिछली दफा वो भी कवर हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन मुहिमों की वजह से बहुत फायदा हुआ है। आपको पता है आउटफॉल ड्रेन में अब इस वक्त सैंपल्स जो हैं वो नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि कोविड की वजह से बिल्कुल ना असर पड़े हमारी मुहिम पे। सर, मिस ये आ रहा था, खदशा आ रहा था कि कोरोना की वजह से ये मुतासर ना हो जाए ये जो मुहिम है। पिछले साल तो देखिए मुतासर हुई है ना। आपको पता है कि मार्च के बाद 5-6 महीने का गैप आया। वजह ये थी कि आपको पता है कि उस वक्त कोरोना का मसले बहुत बढ़ गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि कोरोना के हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करते हुए हमारी सारी टीमें काम कर रही हैं और इंश्योर कर रही हैं कि बच्चों को वैक्सीन मिले। हमने सारे अस्पतालों में अपने सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। अगर लोग खुद जाके अपने बच्चे को वहां से कतरे दिलवा दें तो बहुत अच्छी बात है। सारे सरकारी अस्पतालों में इस वक्त सेंटर्स बने हुए हैं। तो मैं तो आपके प्रोग्राम की वसादत से लोगों की रिक्वेस्ट करूंगी कि मेहरबानी करके इस मुहिम का आप फायदा उठाइए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुझे ये बताइएगा कि वालिदैन जो है वो कोऑपरेट करते हैं जब ये हमारे वर्कर्स जाते हैं तो वो पिलवाते हैं कतरे? जी, मेरा ख्याल है इस मरतबा पिछले 2 दफा की जो मुहिम है उसमें बहुत बेहतर रिस्पांस मिला है और कोई तकरीबन 58.7% जो थे उन लोगों ने अपने बच्चों को कतरे दिलवाए। अच्छा। लेकिन आप 1.4% भी कहें तो बहुत बड़ी तादाद इसलिए बनती है कि आपको पता है कि पंजाब की आबादी कितनी बड़ी है। मैडम, लाहौर में कौन से इलाके हैं जो ज्यादा मुतासिर हैं पोलियो वायरस से? देखिए, पोलियो वायरस हमेशा पॉजिटिव आती रही है आउटफॉल ड्रेन के अंदर, और ये आउटफॉल ड्रेन जो है बहुत सारे एरियाज को करती है, जैसे समनाबाद है, दादागंज बख्श टाउन है, ये सारे इलाके जो हैं ये इसी में ड्रेन होते हैं। तो यहाँ जरा मुहिम जो है उसको जरा हम ज्यादा इंटेंसिव करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि यहाँ बच्चे मिस ना हो। इस तरह है भी सबसे ज्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन, लेकिन ना जैसे बनपार के जो लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा आमदोरफ्त होती है। लोग बहुत बड़ी तादाद पठानों की यहाँ रहती है, फिर वो उनकी मुसलसल लोगों का आना जाना रहता है, तो हम कई दफा बच्चे मिस होने के चांसेस होते हैं। तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिन इलाकों में मैडम हम ये अपना हदफ पूरा कर सकेंगे, पोलियो फ्री पंजाब कर पाएंगे हम इंशाल्लाह? जी देखें, अभी तो जो पिछली दफे का जो जितने स्टेटिस्टिक्स आए हैं, एक तो राजनपुर दिल्ली खान का इलाका जो था वो ज्यादा मुतासर हुआ और लाहौर में केसेस निकले, तो हम लोगों ने, और फैसलाबाद के अंदर जो टाइप 2 था ना उसके केसेस निकले, तो इसलिए मुहिम खास तौर पे इन इलाकों के अंदर कंसंट्रेट की जा रही है ताकि जल्द से जल्द हमारे यहाँ ट्रेन सैंपल्स जो हैं नेगेटिव निकले। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहिबा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को कि कितने जरूरी है कतरे पिलाने? देखिए, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपका बच्चा अपाहज हो सकता है। आपका बच्चा जो है वो सारी जिंदगी उसका जो असर रहता है उसकी वजह से वो सफर करेगा, चल नहीं सकेगा, क्रिपल होगा। तो लोगों को मैं इल्तिजा ये करती हूँ कि आप मेहरबानी करके अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाने से इतनी बड़ी और इतनी मूजी बीमारी से
आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं, उससे अच्छी और क्या बात है। और ये हुकूमत हर घर फिर के ये कतरे पिला रही है, तो आप मेहरबानी करके हमारे पोलियो वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करें। वो सारे SOPs इख्तियार कर रहे हैं कोविड के जो होने चाहिए, और उन SOPs के साथ वो आपके बच्चों को कतरे देंगे। ठीक है मैडम, ये पोलियो वर्कर्स जो हैं, एक तो ये बताइएगा कि उनकी तरबियत किस तरह की जाती है, और जैसे अब कोरोना चल रहा है तो क्या पूरी हिफाजती एहतियाती तदाबीर हो रही हैं उनके हवाले से, किट्स दी जा रही है उनको? बिल्कुल, हर पोलियो वर्कर्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनके ऊपर बाकायदा सुपरवाइजर्स होते हैं, एरियाज को सुपरवाइज, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है पहले, और बताया जाता है कि किस तरह उन्होंने, और ये सालों साल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्सपीरियंस है पोलियो ड्रॉप्स देने को, जो हायर किए जाते हैं, तो इनकी ट्रेनिंग भी होती है। और अब क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से बड़े स्ट्रिक्ट SOPs इनको बताए गए हैं जो ये फॉलो करते हैं, ताकि कोविड की वबा के बावजूद हम अपने पोलियो की कैंपेन जो है उसमें कोई मुखर ना करें। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, और अगर आपके दरवाजे पर कोई कतरे पिलाने आया है, कोई वर्कर है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को कतरे पिलाएं, और उसको मुस्तकबिल जो उसका है वो संवर जाएगा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मोहम्मद बिलाल, आपने सुनी सारी गुफ्तगू, आपको क्या लगता है लोग कोऑपरेट करते हैं जब ये हमारे वर्कर्स जाते हैं? किस तरह के केसेस आते हैं? आप तो मार्केट फील्ड में होते हैं, किस तरह के केसेस आपको मिलते हैं? लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इनके साथ? देखिए मुनीबा, पाकिस्तान में 1994 में पोलियो जो कैंपेन थी वेरी फर्स्ट टाइम शुरू की गई, उस वक्त पाकिस्तान में 20,000 केसेस थे। अच्छा। बड़ी मैच्योरिटी के साथ 2004 तक ये जारी रही, केसेस खासी हद तक कम आ गए। उसके बाद 2016-17 तक की केसेस की तादाद बड़ी माइनर थी कि लगता यही था कि हम 1-2 साल में मजीद 2020 तक पोलियो पे काबू पा लेंगे। हाँ। अब आप ये देखिए, ये एक वैक्सीन है, जिस तरह कोरोना की वैक्सीन अभी आ रही है, लोगों की मेंटेलिटी है, एक माइंडसेट है, पूरी दुनिया में, इससे पाकिस्तान में नहीं। हाँ। इसका रिफ्यूजल जो रेट है ये पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी मेंटेलिटीज हैं जो कि हमेशा वैक्सीन के मुखालिफ रही हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में भी 5% लोग ऐसे हैं जो कि वैक्सीन की मुखालफत करते हैं। तो ये वही लोग हैं जो कि पोलियो जब वर्कर्स या जो पोलियो की जो टीमें घरों में जाती हैं तो अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स के जो कतरे हैं वो नहीं पिलाते, रिफ्यूजल उनकी तरफ से आती है। आपको पता है ये पता आपको तशद्दुद के वाकयात भी पेश बिल्कुल ऐसी है, वर्कर्स पे तशद्दुद किया जाता है जब वो जाते हैं, बिल्कुल ऐसी। आप देखें, रवैया देख रहे हैं, देखिए ये एक वायरस है, वायरस तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये पूरी नेशन के अंदर इसका जो वायरस है ये खत्म ना किया जा सके। अगर एक इंसान में, एक बच्चे में ये वायरस मौजूद रहता है तो ये फिर क्योंकि ये आगे ट्रांसफ़र होता है तो फिर ये आगे कई जो बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी लेवल लो होती है तो उनको फिर जल्दी से जाके ये ग्रैब करता है, जिसको फिर वो बच्चे पैरालाइज होते हैं। आपने देखा होगा कि 2019 और 20 पोलियो के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा केसेस आए। पंजाब में 2019 में 147 केसेस आए। अच्छा। 2020 में 83 केसेस सामने आए। 2020 में लाहौर में सिर्फ पोलियो की वजह से 3 हलाकतें हुई, जिसमें जो 14 साल का एक बच्चा भी शामिल था। और ये एक अलमिया बन चुके हैं। आपको पता है कि पोलियो की वजह से पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियां भी आयद हैं। हमारे किसी को भी बाहर जाना पड़ता है तो पोलियो का सर्टिफिकेट लाजमी लेना पड़ता है। तो ये हमें, जब तक हम पोलियो को मजीद अब इसको ख़त्म नहीं करेंगे, कोशिशें अपनी तेज़ नहीं करेंगे, तो अब तो हमें सिर्फ पोलियो का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है या हमें पोलियो के कतरे लेने पड़ते हैं। हमें यह भी खदशा है कि मज़ीद ये पाबंदियाँ बढ़ ना जाएं और आपको दीगर ममालिक में जाने के लिए मज़ीद जो पोलियो के हवाले से जो सख्त किस्म के जो इक़दाम है वो ना करने पड़े। तो इस हवाले से जो महकमा सेहत है इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2021 में भरपूर कोशिश करेंगे कि पोलियो के जो केसेस हैं इनकी तादाद कम कीजिए और 2022 तक ये पोलियो की जो एरेडिकेशन की जो मुहिम है, जो कि इंटरनेशनली भी जो डोनर्स हैं जो हमें वैक्सीन देते हैं, ये एक महंगी वैक्सीन है। ये जितने भी एक ट्रेनिंग, एक कैंपेन होती है, इस पर बड़ी हैवी जो इन्वेस्टमेंट है ये आती है। और एक अंदाजे के मुताबिक जब ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में होती है तो इसमें अरबों रुपया एक मुहिम का खर्चा आता है। तो ये इसमें सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं। बिलाल, कितने अरसे बाद मुहिम चलाई जाती है? देखिए, लास्ट ईयर जो था ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें आपने देखा कि गुज़श्ता साल सिर्फ 7 मुहिम हुई थी और उनमें से तकरीबन कुछ ऐसी मुहिम थी जो कि
पर्टिकुलर इलाकों में की गई थी, 2-3 मुहिम ऐसी थी, और जो नेशनल लेवल पे जो कैंपेन थी वो सिर्फ 3 से 4 हो सकी थी। होना ये चाहिए कि इस दफ़ा जो स्ट्रेटजी बनाई गई है इसके मुताबिक अगर हर माह नहीं तो हर दूसरे माह लाजमी मुहिम करवाई जाए, और देखें जितने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाएंगे उतनी बच्चों की इम्यूनिटी लेवल बेहतर होगा, तो जितना उनका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर होगा उतना वो वायरस के खिलाफ लड़ सकेंगे। तो इसकी वजह से पोलियो के ड्रॉप्स किसी भी हवाले से मुज़र सेहत नहीं है, इनको पीना चाहिए, वालिदैन को पिलाना चाहिए। अक्सर देखें पाकिस्तान में ये वाहिद कंट्री है, अब अफगानिस्तान पाकिस्तान रह चुके हैं, हाँ, एग्जैक्टली, देखें, बस ये 2 रह चुके हैं बिल्कुल, और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि घरों में जाके किसी को कतरे पिलाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि हमें पैम्पर किया जा रहा है, लोगों के घरों में जाके पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। अदरवाइज जो एडवांस कंट्रीज हैं वो बल्कि एक उनके सेंटर्स हैं, अच्छा, वहाँ पे जाके बच्चों को पेरेंट्स खुद लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके कतरे पिलाते हैं। रवैया अपनाया जाता है ना, वो जिम्मेदारी अपनी समझते हैं कि बिल्कुल बच्चों को पिलवाने हैं, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी नहीं समझे जाती। बिल्कुल ऐसी है, और यही एक वजह है कि यहाँ पे घरों में आके फैसिलिटेट भी गवर्नमेंट कर रही है, इंटरनेशनल डोनर्स भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग समटाइम बच्चे घर में होते हैं और हम कहते हैं कि नहीं है, हम कहते हैं कि घरों में नहीं है। तो ये देखें इसका इफेक्ट किसी उस शायद खानदान पे ना पड़े, लेकिन पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया में बुरी तरह जो है वो स्पॉइल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है मोहम्मद बिलाल, हमें एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना पड़ेगा। बहुत सी चीजें हैं जिसमें हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद थे, हमें बता रहे थे इसके फैक्ट्स एंड फिगर के कहां पर कितने लोग मुतासर हुए हैं पोलियो के हवाले से। जहां पर हमने कोरोना से लड़ना है, जहां पर हमने ये मौसमी बीमारियां हैं उससे लड़ना है, वहां पर ये एक और बीमारी है जो हमारे सर पे मुसल्लत है, वो है पोलियो, जिससे हमने लड़ना है और जरूर लड़ना है। एहतियाती तदाबीर उसमें भी हमने करनी है। सिर्फ क्या करना है, अगर आपके घर के बाहर पोलियो वर्कर्स आए हैं तो आपने अपने बच्चों को छुपाना नहीं है, उनको कतरे पिलाने हैं ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो संवर सके, ना कि वो आपकी उस वजह से आपकी वो जो आपके दिमाग में है कि इसकी वजह से शायद कुछ हो जाएगा, मिथ्स बहुत ज्यादा चल रही हैं कि नहीं पिलवाने चाहिए, उसकी वजह से उसका फ्यूचर खराब मत कीजिएगा। खुदारा अपने लिए अपने बच्चों के फ्यूचर को दांव पर मत लगाइए। पोलियो वर्कर्स आते हैं, उनको पोलियो के कतरे पिलाएं। कहते हैं कि दुनिया में ज़हीन लोगों की कमी नहीं है। मलेशिया की पोस्रा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद तारिक हमीद सुल्तान और उनके साथी ड्रोन बनाने के लिए माहौल दोस्त खाम माल की तलाश में थे कि उनकी नजर मलेशिया के एक मकबूल फल अनानास पर गई, जिसका सैकड़ों टन छिलका और पत्ते हर साल कूड़ेदानों में फेंके जाते हैं। उन्होंने अनानास के पत्तों से क्या बना डाला है, आपको भी दिखाते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद तारिक हमीद सुल्तान ने अनानास के एक बाग में किसानों की मदद से एक वर्कशॉप बनाया और इस वर्कशॉप में अनानास के पत्तों को सबसे पहले फाइबर में ढाला जाता है। इस तरह कम खर्च, हल्के फुल्के और माहौल दोस्त ड्रोन तैयार किए गए हैं। खराब होने पर ये ड्रोन माहौल पर बोझ नहीं बनते, बल्कि धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाते हैं। यानी अगर ड्रोन नाकारा हो जाए तो उसे जमीन में दबा दिए जाए और यूं इसका बड़ा हिस्सा 2 हफ्तों में ही बिखर कर खुद ही मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा। तजुर्बाती तौर पर तैयार करदा ड्रोन 1000 मीटर की बुलंदी पर रहते हुए 20 मिनट तक महवे परवाज रहता है। इस तरह ये साबित हो गया है कि पत्तों और छाल से ड्रोन बनाए जा सकते हैं और अब अगले मरहले में इससे बड़ा अनानास ड्रोन बनाया जाएगा। जनाब, ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि ये इंटेलिजेंस है, ये एक आप में आपके अंदर जो चीज है उसको बाहर लेकर आना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने खाम माल से ड्रोन तैयार कर लिया है जो माहौल दोस्त भी है। तो ये एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है, बड़ा अच्छा एक उन्होंने दिलचस्प सी चीज बनाई है और हमारे सामने पेश किया है। जनाब, बहुत सी और भी बातें करनी है आपसे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जनाब, इस सेगमेंट में जो हमने बात करनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द की ये हमारी बात है।
ये एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहेज एक ऐसा नासूर है जो माशरे में कैंसर की तरह फैल चुका है। इस लानत ने लाखों बहनों और बेटियों की जिंदगी को जहन्नुम बना रखा है। उनकी मासूम आंखों में बसने वाले रंगीन ख्वाब छीन लिए जाते हैं। जहेज दरहकीकत एक खालिस हिंदुस्तानी रस्म है और हिंदू माशरे में तलक और दान के नाम से मशहूर है। इस लानत ने मौजूदा दौर में अपने ऐसे फन फैला रखे हैं कि जिस बेटी के पैदा होने पर उसे खुदा की रहमत कहा जाता है, वो जवान होने पर एक जहमत बनकर रह जाती है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर वफाकी हुकूमत ने मुआशरे में जहेज की बढ़ती मांग को रोकने और दुल्हन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इम्तनाई जहेज एक्ट 1976 में तरमीम का फैसला किया था, जिसके तहत जहेज के मुतालबे और नुमाइश पर पाबंदी की सिफारिश की गई थी। लेकिन अभी तक इस कानून के हवाले से कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया है। इस लानत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस मौजू पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं मेरी परवेज हैं, माहिर नफ्सियात हैं। मेरी, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी, आज हम बात कर रहे हैं डाउरी के हवाले से कि कहते तो सब हैं कि जहेज एक लानत है, हम सब मानते हैं, लेकिन लेने से कोई इनकार नहीं करता। ये दोहरा म्यार क्यों है? आई थिंक देखें कि पहली तो बात यह है कि बिकॉज मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। सुनने वालों को, देखने वालों को लग सकता है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसके अंदर से क्या निकालना है। कुछ हमारे मुआशरे में ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर साइको सोशल पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा। साइको सोशल का मतलब है कि हमें जहनी और समाजी दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है आपस के अंदर। आप इंसान को मुआशरे में से और मुआशरे को इंसान में से नहीं निकाल सकते। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपस में ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे कि मतलब यू कांट कीप वन थिंग एंड कीप असाइड द अदर। लेके चलना पड़ता। एग्जैक्टली। तो डाउरी जो है हमारी सोसाइटी की एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर घर में शादी होती है और अगर हर घर में नहीं तो मतलब हर दूसरे घर में बेटी भी है जिसकी शादी होनी है, जिसको जहेज मिलना है। जहेज या तो उस घर में आना है या उस घर से जाना है, ठीक है। तो दिस इज एवरी हाउस होल्ड स्टोरी। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि रिलीजियसली ये हमारे ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि आपने रिलीजियसली ये चीज़ करनी है, लेकिन उसके बावजूद हम इसको करते हैं। तो हमेशा मेरा ये मानना है कि कल्चर जो है वो रिलीजन को आउटवे कर जाता है। ठीक है। क्योंकि हमारे मुआशरे में आप इवन हमारे जो शादियों के रस्म और रिवाज हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो भी सारे हमारे रिलीजियस नहीं है। exactly ये सारे वो चीज़ें अडॉप्ट किए हुए हैं जो हमने सब कॉन्टिनेंट के जो कल्चर था उससे हमने उसको अडॉप्ट किया है। तो डाउरी या जहेज जो है वो भी एक ऐसी ही चीज़ है जो कि रिलीजियसली हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। मॉरली ये ठीक नहीं है कि आप किसी के ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल प्रेशर, कि कोई इंसान मतलब कि आदमी जो है पूरी ज़िंदगी, वो इसीलिए हम अपनी बेटियों को बोझ भी कहते हैं कि उसने पूरी ज़िंदगी पैसे जमा करने हैं कि किस तरीके से एंड में जब शादी होनी है तो जहेज के लिए बेबस सामान इकट्ठा होना। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है, एक आप माहिर नफ्सियात हैं, और जहेज की वजह से एक लड़की पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है अगर उसको दिया भी जाए, उसको ना भी दिया जाए आगे की ज़िंदगी में? एक बात सोचने वाली ये है कि लड़की को इमीडिएटली यही महसूस करवाया जाता है कि वो इनफ नहीं है, वो काफ़ी नहीं है। उसने अगर किसी के घर जाना है, उसने अपना आप आज के दौर में अपनी तालीम, अपनी स्किल्स, अपना जितने इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वो सब वहाँ पर घर पे लेके जाने हैं, और वो तब भी काफ़ी नहीं है। और इसलिए उसके साथ उसको ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। उसको फर्नीचर लेके जाना है, उसको अच्छे बर्तन लेकर जाने हैं, उसको फ्रिज, एसी, ये सब चीज़ें लेके जानी है, हर चीज़ लेकर जाना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये ना सिर्फ उस लड़की की सेल्फ एस्टीम के ऊपर असर करता है, बल्कि चाहते ना चाहते हुए एक अनवांटेड सी रिजेंटमेंट, जिसको हेट क्योंकि एक ज़रा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, तो रिजेंटमेंट के मतलब एक नफरत सी आपको अपने ससुराल से भी कि मैं ये जो लेके जा रही हूँ सब कुछ मैं उनके लिए कर रही हूँ। और जो लड़की के घर वाले हैं वो इस प्रेशर के अंदर कर रहे होते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारी बेटी को आइंदा आने वाले वक्त के अंदर बातें ना सुननी पड़े, क्योंकि दिस इज समथिंग कि जो हम लोगों ने शुरू दिन से देखा है। यहाँ पर आपने अपनी माओ से ये बातें सुनी है, हम अपनी बड़ी बहनों से ये बातें सुनते हैं, और हम हमेशा ये कहते हैं जब तक लड़की की शादी नहीं होती, नहीं हम हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा, हम तो ऐसे घर में शादी नहीं करेंगे जहाँ पे ऐसा होगा। लेकिन इन द मोस्ट इलीटेस्ट ऑफ फैमिलीज, रिचेस्ट एंड एजुकेटेड फैमिलीज में भी माँ बाप ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को सिक्योर करके भेजें। दैट्स द वर्ड दैट दे यूज, कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हम तो क्या ये सिक्योरिटी होती है इससे?
लड़कियां सिक्योर होती हैं अगर माँ बाप ये कह के भेजते हैं कि हम लोग सारा जहेज देकर भेजेंगे तो हमारी लड़की सिक्योर रह पाएगी? होता है ऐसा? अच्छा, ये समझ लें कि ये एक काइंड ऑफ एक्सक्यूज है दोनों साइड से कि अगर हमने ये कर दिया तो हमने एक टिक लगा दिया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल जहेज अच्छा सा चला गया, अगर तब भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अगर तब भी हस्बैंड चीट करता है, अगर तब भी सास गालियां देती है, या अगर नंदे तंग करती हैं, इस तरह के कोई भी घरेलू मसाइल होते हैं, तो एटलीस्ट उनको ये होता है तसल्ली काइंड ऑफ कि हमने तो अच्छा खासा जहेज भेजा था, तब उसके बावजूद ये चीज़ हो रही है। और अगर कोई चुप रह जाता है, आई हैव सीन स्टोरीज जिसके अंदर जी हस्बैंड को गाड़ी मिल रही है, घर मिल रहा है, exactly. इसलिए मिल रहा है क्योंकि लड़की को खुश रखेगा वो। और जब वो लड़की को खुश रख रहा होता है तो हो सकता है वो बेचारा वाकई अच्छा हो, वो मतलब इन चीजों या मटीरियलिस्टिक ना उसको हो, मैटर ही ना करता हो कि जहेज कितनी लेके आई है। एग्जैक्टली। लेकिन वो हम लोग उसको कोरिलेट करना चाहते हैं इन दोनों चीजों को कि जहेज इज इक्वल टू हैप्पी मैरिज, जो कि अब हमें आई थिंक कि एज एन एजुकेटेड सोसाइटी, एज अ सोसाइटी जो कि प्रोग्रेसिव आई होप के होना चाहती है, कि प्रोग्रेसिव होना चाहती है, एजुकेटेड रहना चाहती है, उसको ये एहसास करना चाहिए कि मटीरियलिज्म के अंदर के साथ हम एक अच्छा रिश्ता जो है उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते, या हम डाउरी देकर एक रिश्ता नहीं बसा सकते, लड़का और लड़की का रिश्ता नहीं चला सकते। मेरी माहिर नफ्स से आते हैं आप, कितनी आपके पास ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो इस वजह से, खास तौर पर जहेज की वजह से, कि अगर उनको मिला भी है फिर भी वो उन पे तशद्दुद किया जाता है, उनको ताने मिलते हैं, कितने पेशेंट्स आते हैं? और ऑनेस्टली सेवरल। और ये इतनी हार्ट ब्रेकिंग बात है कि लड़की जब ये आके कहती है कि मेरे घर वालों ने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, उसके बावजूद मेरे साथ ये सलूक हो रहा है, तो इट्स नॉट जस्ट हार्ट ब्रेकिंग, इट्स ऑल्सो वेरी सरप्राइजिंग ऑल्सो कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप हस्बैंड की साइड से देखें तो वो कहें कि ओ वो तो चीज़ उस वक्त आई और उसके बाद वो तो मैटर भी नहीं करती है, अब जो है जी हम तो अब हमें और चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो एक कह लें कि चेन है मांगने की भी, ये भी बहुत सी फैमिलीज में देखी जाती है कि अगर एक दफ़ा उनको पता चल जाए कि अच्छा जी ये अच्छी सामी आई है, तो उनको ये पता है कि हाँ अब ये अपनी बेटी को खुश रखने के लिए या अपनी बेटी का रिश्ता चलवाने के लिए दे विल कंटिन्यू टू गिव अस जो भी हम मांगेंगे और जो भी हम चाहेंगे। तो आई थिंक कि इसका कोई एंड नहीं है, और दोनों साइड से, लड़के वालों को भी और लड़की वालों को भी। एक बात है इम्पॉर्टेंट कि जहाँ डिमांड होती है तो वहाँ पर सप्लाई भी तो हो रही है ना, तो ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चल रही हैं। अगर कोई एक बंदा भी अपना हाथ उठा दे, एंड आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि लोगों ने कहना है कि भाई हमने अपनी बेटियों की शादियां करनी है तो हम इस बात से तो नहीं रिश्ते खत्म कर सकते कि कोई जहेज हमसे मांग रहा है तो हम इसलिए रिश्ता ना करें, लेकिन किसी एक को तो स्टैंड लेना पड़ेगा ताकि वो इस चेन के अंदर से निकल सके हम लोग। मेरी डाउरी की तो हो गई है ना, डाउरी तो चलता रहता है, ये एक रस्म बन गई हुई है कि हमने देना ही देना है। बाकी जो शादी की रस्मात हैं धूमधाम से कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, एक हिसाब से ज़िया ही है ना पैसों का, इसको कैसे रोक सकते हैं हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं अगले बंदे को कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हम इतने क्योंकि हम किसी को इज्जत जो देते हैं ना वो उसके पैसे के मुताबिक देते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं तो चंद जो पहले सवाल होते हैं उनमें से एक पहला सवाल ये भी होता है कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, और जो बंदा जैसे बताता है कि उसका जवाब क्या, उस हिसाब से हम उसको इज्जत देते हैं। जब कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर हूँ तो आप उसको उस हिसाब से इज्जत देते हैं। जब कोई कहता है कि मैं फलानी स्कूल में टीचर लगी हुई हूँ और वो एक आप, और स्कूल कौन सा स्कूल है कैसा है, उस हिसाब से हम उस बंदे से बात भी करते हैं। तो पैसा जो है या ये जो शोइंग ऑफ कल्चर है ये भी उसी तरीके से है कि हम ये दिखाना चाहते हैं अगले बंदे को कि हमारे पास इतना पड़ा हुआ है एंड इस वजह से आपको हमारी इज्जत करनी पड़ेगी। तो क्या आपको लगता नहीं डाउरी भी एक शोइंग ऑफ ही है? एग्जैक्टली, ऑब्वियसली। क्वालिटी क्या है, कौन सी जगह से लिया है, क्या ब्रांड्स यूज किए गए हैं, लड़की ने शादी में कहाँ का जोड़ा पहना है, लड़के वाले कितना वो आई डोंट इवन नो द टर्म कि वो जो लड़कियां जब आती हैं और वो पैसे मांगती हैं, दूध पिलाई पर, रास्ता रुकाई हो गई, हाँ ये सारी चीजें, तो वो मतलब कि कितने पैसे दिए हैं वो भी इस हिसाब से होता है कि अगला बंदे की क्या सोशल या फाइनेंशियल स्टेटस है और आपका क्या है। वो फिर मतलब आई थिंक कि हर चीज़ जो कि आई थिंक हमने शादी से रिलेट की हुई है वो इतनी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, ये दिखाने के लिए कि हम कितने फाइनेंशियली स्टेबल हैं। ये इतनी बिजार बात है कि अब नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, मैं यही सोच रही हूँ कि क्या हम शादी इसलिए कर रहे होते हैं या क्या आप एक रिश्ते में इसलिए जा रहे होते हैं कि आपने ये देखना है कि
किसके पास मटेरियल कितना है और ये कितना मटेरियल लेकर आए, और ये बोथ वेज है. वी शुड बी ऑनेस्ट अबाउट दिस कि लड़की वाले भी जो हैं वो भी लड़के वालों को इसी तरह से तोलते हैं. एग्जैक्टली मतलब उन पे प्रेशर डाला जाता है कि तुम जाओ अपने घर से ये लेकर आओ. पहले तो मानते नहीं है कि हमें नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को जितना देना चाहते हैं आप दे दें. लेकिन जब वो दे देते हैं अपनी खुशी से थोड़ा सा दे देते हैं, बाद में वही लोग उस पर तशद्दुद करते हैं, तुम लेकर क्या आई हो, तुम्हारे माँ बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं है. ये माइंडसेट क्यों नहीं ठीक हो रहा हमारे यहाँ पर? वो इसलिए नहीं क्योंकि देखो को अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर 10 पीपल और 10 घरों में अगर शादी हो रही है, उस 10 घरों में से अगर एक ने भी इतनी धूमधाम सो कॉल्ड के साथ शादी की है, उतना ही सामान भेजा, उतने ही पैसे, बैंक बैलेंस भी आजकल साथ में भेजने. अगर लड़की फॉर एग्जांपल अब्रॉड जा रही है, अब ये सोचने वाली बात है, अब्रॉड जा रही थी सामान तो नहीं लेके जा सकती, तो इसलिए उसको पैसे साथ भेज दे आप. और लड़के वाले भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, एंड आई एम अमेज्ड कि लड़के वाले डिमांड करते हैं कि हमें इतनी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए है क्योंकि आप अपनी लड़की को अब्रॉड भेज रहे हो, यहाँ पे तो हमने सेटल नहीं होना. I've had personal experiences with people that I know कि उनकी शादियां अब्रॉड हो रही हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे रहना अपना कमरा तो सेट कर लो ना. कमरा सेट कर लो इज एन एक्सक्यूज ना, बहाना है. कमरा तो सेट कर लो, और कमरे का मतलब है कि आप ऑब्वियसली अगेन सारा फर्नीचर लेकर आ रहे हो. तो इट्स अबाउट द माइंडसेट कि किस तरीके से हम इस चीज को देख रहे हैं. जब हम लोगों ने एक ना बड़ी एक ड्रामेटिक सी बात लगेगी, बट एज अ सोसाइटी वी हैव टू डिसाइड क्या करना चाहिए फिर हमें एज एन इंडिविजुअल, क्या करना चाहिए, नॉट टू डू दिस. अगर सारी रस्मात छोड़ दें. ओके, हम कहते हैं कि हम इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हम रिलीजियसली बड़े स्ट्रांग लोग हैं, हम क्या कहते हैं नमाजें भी पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला पे यकीन भी करते हैं, सारा कुछ है. जब ऐसी चीजें आती तो हम एकदम फौरन से सोसाइटी नहीं लोग क्या कहेंगे. एग्जैक्टली. तो ये जो लोग क्या कहेंगे हॉ हाई कॉन्सेप्ट जो हैं हमारे कि ये नहीं किया तो फलाना हमें बात कर देगा, फलाना हमें बात कर देगा, इसमें से हमें निकलना है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इट्स दीज 2 पीपल. और ये अगर 2 लड़का लड़की ने अगर साथ रहना है, इनकी शादी होनी है. आप ही का शो था आई थिंक कि उसके अंदर वन ऑफ द स्पीकर्स वो बता रही थी कि कैसे जब शादी होती है तो 2 घरानों की शादी होती है, 2 अफराद की नहीं होती. एग्जैक्टली. लेकिन ये जितनी कोई खूबसूरत बात लगती है उतना ही बड़ा ये प्रेशर भी है कि दैट मीन्स कि लड़का लड़की ने एक दूसरे को नहीं, उसने सबको खुश रखना है. एग्जैक्टली. और ये जो सबको खुश रखने वाली बात है, ये ही है जो इमोशनल प्रेशर भी लेकर आती है. अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो डोमेस्टिक वायलेंस और तशद्दुद और ये सारी जो प्रॉब्लम्स घरों के अंदर होती हैं, ये इसलिए भी हो रही होती हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ एक दूसरे को नहीं देख रहे होते. अच्छा अम्मी के लिए आज ये बनाना है, आज मैंने ऐसे कपड़े इसलिए नहीं पहनने क्योंकि मैंने उनके घर जाना है, वगैरह वगैरह. यू हैव टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी. और ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप हर किसी को खुश रख सकते हो. और लड़की से ये भी एक्सपेक्ट करना कि अब वो जहेज भी अच्छा लेकर आएगी, हर किसी को खुश भी करेगी, ये एक ऐसी चीज है कि जो आप एक इंसान से ही नहीं, आप अपने बेटे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार. ये बात सही है. आपका अपना बच्चा है जिसको आप जिसके लिए आप बीवी लेकर आए हैं, तो आप किसी के बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो अब हर किसी को खुश रखेगा, और आपका बच्चा शायद आपकी मर्जी से टाइम पे उठता भी नहीं. ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही. इसलिए इट्स नॉट जस्ट वन थिंग जो इसके. तो मेरी ये जो अभी पाबंदी लगाई गई है, ये पाबंदी का फैसला किया गया है जहेज पर, किस तरह देखती हैं आप? आई थिंक इट्स वेरी गुड. और वो इसलिए क्योंकि ये लीगली प्रेशर हटाएगा. और ऐसा नहीं है कि अभी ये चलेगी नहीं चीज. लोग चाहे चोरी चुपके दें, चाहे जबरदस्ती दिलवाएं, वो ये करेंगे चीज और ये कंटिन्यू रहेगा. लेकिन आई थिंक क्योंकि लीगली अभी अलाउड नहीं है, तो होपफुली देयर विल बी सम फैमिलीज जो कि प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फैमिली डिमांड करती है, लड़की वाले इनकार नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. तो इसलिए अगर लीगल, और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लीगल जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी क्या कोई लिमिट होती है, मतलब लीगल इम्प्लीमेंटेशन को या एग्जीक्यूशन जो है उसको हम मेजर नहीं कर सकते. कहने को तो यहाँ पे और 10,000 लॉज हैं जिसको हम आए दिन जो है, इतनी एक सिंपल सी चीज है कि अभी पेंडेमिक के अंदर हम लोग को ये कहा गया कि आप मास्क पहनें, हम उसको नहीं फॉलो कर सकते. तो ये तो बहुत ऐसी चीज है जो कि बड़ी हजारों सालों से कर रहे हैं, और उसको छोड़ना बहुत ही एक मुश्किल चीज है. और ऊपर से मुआशरे में भी हमने रहना है कि हमने, हमारे साथ वाला है वो क्या कहेगा कि हमने अपनी बेटी को जहेज नहीं दिया, हम अपनी बेटी को थोड़े से पैसों में ले गए, या हम लोगों ने शादी अच्छी कर ली लेकिन हम जहेज नहीं दे पाए. मेरी परवेज हमारे साथ थी, मौजूद थी, माहिर नफ्सियात थी. मेरी बहुत शुक्रिया आपका. डाउरी से या जहेज से एक जो रिश्ता है वो नहीं चलता, वो चलता है आपकी अंडरस्टैंडिंग से.
जरूरी नहीं है कि आप पैसे देंगे, आप जहेज देंगे तो आपकी बेटी सुखी रह सकती है। बहुत से वाकयात हमने ऐसे देखे हैं जो सब कुछ लेकर गए हैं, एक एक चीज लेकर गई है अपने साथ, लेकिन फिर भी उस पर तशद्दुद किया गया है, उसको मारा पीटा गया है, उसको ताने फिर भी मिले हैं, उसको इस पे भी मिले हैं कि तुम बेटा नहीं पैदा कर सकती, तुम्हारी बेटियां हैं। ये मटेरियलिस्टिक चीजों से कुछ नहीं होता, नहीं चलते रिश्ते इस तरह। तो इस पे हमें खुद ही एज एन इंडिविजुअल हमें इस पर काम करना है कि हमें अपने रिश्ते किस तरह चलाने हैं, हमें मटेरियल चीजों से नहीं चलाने। तो जनाब, इस सेगमेंट से हमने बहुत कुछ सीखा है। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करनी है हमने कौमी क्रिकेट टीम का। तो हाल आपके सामने ही है, आपको पता है कि क्या हो रहा है। तो बैटिंग लाइन बुरी तरह तबाह हो चुकी है। दौरे न्यूजीलैंड में आपने देख ही लिया है कि कोई भी बल्लेबाज विकेट पर डट ही नहीं सका। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट ने ऐसा माजी भी देखा है जब खिलाड़ी क्रीज पर आते थे, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, आउट होने का नाम नहीं लेते थे। आज 11 जनवरी है और आज पाकिस्तानी लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के 499 रन की इनिंग्स को 61 साल मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने 11 जनवरी 1959 को कायदे-आज़म ट्रॉफी में कराची की तरफ से बहावलपुर के खिलाफ ये इनिंग्स खेली थी, जो तवील अरसे तक रिकॉर्ड बनी रही। हनीफ मोहम्मद का ये रिकॉर्ड 35 साल तक कायम रहने के बाद बिलाखिर वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा ने तोड़ा, जब उन्होंने जून 1994 में काउंटी क्रिकेट में नाकाबिले शिकस्त 501 रन बनाए थे। हनीफ मोहम्मद ने 499 रन की इनिंग्स खेलकर अजीम बैट्समैन सर डॉन ब्रैडमैन का 452 रन का 29 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। जनाब, जब उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था तो सर डॉन ब्रैडमैन ने उन्हें मुबारकबाद का टेलीग्राम भी भेजा था। लेकिन जब हनीफ मोहम्मद ने इनिंग्स खेल रहे थे तो उन्हें इस वक्त नहीं मालूम था कि ये आलमी रिकॉर्ड किसका है। तब्दीली होते ही मौसम के पेश नजर फिटनेस कैसे बरकरार रखी जाए और मौसम सरमा में कौन कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जाए, कौन कौन सी वर्जिश की जाए, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं रहमान अब्बास। रहमान, खुशामदीद आपको, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। और इतने सारे जो सीजनल और समझ लें कि लोगों के माइंड में सवालात हैं, वो सभी आपने इकट्ठे करके कि हाँ लोग क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। बस वही सुबह सुबह लोगों ने हमें बताया कि ये पूछे, क्योंकि आपको पता है मौसम बदल रहा है और स्मॉग कितनी ज्यादा है, सर्दी भी कितनी ज्यादा है। तो हमें बताएं कि इस तरह मौसम में फिट कैसे रहेंगे। वैसे बाय द वे एक बात मैं क्लियर करता चाहता हूँ कि इसी मौसम में ही हम फिट रह सकते हैं। हाँ, अगर मूड अगर इस तरह का हो तो नहीं रह सकते, हाँ ठंड बहुत है, करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि इसी मौसम में वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है। आप अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर कॉफी या इस तरह कैफीन वगैरह आपने लेनी है किसी भी फॉर्म में, तो आप इस मौसम में ले सकते हैं, क्योंकि समर में जाके आप सिर्फ खुद को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपने वाटर इनटेक ज्यादा करना है, स्वेटिंग ज्यादा होती है, डिहाइड्रेशन इशू हो जाता है, डिफरेंट वेदर चेंजेस। लेकिन इस मौसम में अगर आपकी डाइट है वो मेंटेन रह सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेट लूज करना है हमने, तो सूप वगैरह पे अगर मैं कहता हूँ कि किसी को रिकमेंड करता हूँ, तो इस मौसम में कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फूड आप ले सकते हैं और वर्कआउट भी कर सकते हैं, इंटेंस वर्कआउट भी कर सकते हैं। बेस्ट ये सीजन है। तो इसका तो डाइट प्लान हमारा क्या होना चाहिए इस सीजन में, कि क्या खाएं, खूब खाएं? ये नहीं, मैं वैसे सबको क्लियर कर दूं, इनकी बात नहीं सुननी आपने, बहुत कुछ नहीं खाना। तो प्लीज अपने अपने टारगेट पे रहना है और मॉडरेट लेवल पे आपने खाना है। तो क्या खा सकते हैं आप? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब बताऊं कि जिन्होंने वेट लॉस करना है, अब वो क्या करें कि मॉर्निंग आपने ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है, लेस कार्ब में आपने करना है, ठीक है। उसके बाद इजी वे में बताता हूँ, लंच में आपने एक सैलेड प्लेट, 1 चपाती, होममेड दाल या सालन, वो भी स्ट्रेट फ्राई हुआ हो, लेकिन सैलेड आपने पहले खाना है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप सैलेड आप पहले खाओगे आपको आगे फिर खाने को दिल नहीं करेगा। उसके बाद अपना वर्कआउट टाइम चूज करें, आपने मॉर्निंग करने, क्योंकि मॉर्निंग थोड़ा सा मे बी टफ हो जाए, आफ्टरनून या इवनिंग, वो आप अपना सेट करें। प्री में आप जो है ना कॉफी, ग्रीन टी, जो भी आपको सूट करते हैं। अगर आप चाय वगैरह ज्यादा पीते हैं तो प्लीज उसको विदाउट शुगर कर लें। और हाँ, विदाउट शुगर आपने, क्योंकि आपने व्हाइट शुगर से दूर रहना आपने, और नेचुरली जितना भी सीजनल फ्रूट है वो आप ले सकते हैं। रहमान, आपने जैसे बात की कि व्हाइट शुगर छोड़ दें चाय में पीना, तो कहते हैं कि आप गुड़ पी सकते हैं चाय में डालकर, या फिर जो उसका होता है
गुड़ वाली चाय पी लें या दूसरे वाली चाय पी लें, ब्राउन शुगर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन तो उसमें क्या ऐसा ये है? हाँ ऐसा है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कर दें ना, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोलूँ कि व्हाइट शुगर आप थोड़ी सी ले लें, उनकी थोड़ी आप इमेजिन करें कि बहुत हो जाती है, तो इसलिए मैं उस तरफ आने ही नहीं देता, ठीक है। क्योंकि आप पहले ही उससे दूर रहो। अगर आपने करना है तो नेचुरली जो फ्रूट हैं, सीजनल जितने भी फ्रूट है उनसे पूरा करें। अगर आपको चाहिए, पहली बात तो ये कि वेट लॉस में आपने डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना होता है, सबसे जो जरूरी बात। चले जी मान लेते हैं कि हमें चाय पीनी है, प्लीज हमें एक कप चाय पीनी है। अगर आपने 1 कप चाय पीनी है तो देन उसमें आप गुड़ नेचुरली और या शक्कर जो भी है वो भी ½ टीस्पून सिर्फ टेस्ट के लिए। ये नहीं कि उसको बहुत ज्यादा मीठा करके आपने पीना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये चीजें हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि डेयरी प्रोडक्ट से आपने दूर रहना है, तभी जो है ना बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो रहमान, इस मौसम में आपने बताया कि बहुत जरूरी है वर्जिश करना, तो क्या टाइमिंग भी मैटर करती है? किस टाइम करें? घर में रहकर किस तरह कर सकते हैं? नहीं, उसमें ऐसा है कि देखिए, अगर तो इसको नॉर्मली न्यूट्रल होके मैं बात करूं तो जब आपको सूट करता है, लेकिन ये नहीं कि आज नहीं करना तो कल करना है। दिन में जब भी आपको लगता है, क्योंकि हर एक की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, स्केड्यूल डिफरेंट है, तो उसमें बेस्ट ये है कि जब आपको टाइम मिले उसमें मिनिमम ½ एन आवर, और जो आपने वर्कआउट करना है 30 सेकेंड उसमें गैप हो। ये नहीं कि एक वर्कआउट करना है उसमें 2-3 मिनट्स का गैप है, फिर आप बातों में लगे, कंसंट्रेशन आपकी डाइवर्ट हो जाए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने मोस्टली देखा होगा कि बातें ज्यादा हैं, काम कम हम करें, वर्कआउट कम करें, और हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और जब बाद में कहते सर हमने तो प्रॉपर्ली फॉलो किया था और हमें रिजल्ट नहीं मिला। 30 मिनट 30 सेकेंड गैप के साथ वर्कआउट करना है नॉन स्टॉप, तब जाके इंटेंस वर्कआउट विद इन 1 वीक यू विल सी चेंजेस बॉडी में, डेफिनेटली जो है ना चेंजेस आएंगी। सर्दियों में जनरली जो जाता है कि हम लोग पानी नहीं पीते, हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं। रहमान, ये भी तो देखने को मिलता है ना, सुबह हम नाश्ता नहीं करते लेकिन हम सोने से पहले भरपूर खाना खाकर सोते हैं। इसी तरह मैं आने लगा था डिनर में सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। होता ये है, जो जर्नली इशू क्लाइंट्स वगैरह या ऑनलाइन लोगों को भी मैं बताता हूँ, क्या करते हैं, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, सर हमने फॉलो किया, अब रात में आपने कार्बोनेटेड फूड नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि वो कार्बोनेटेड फूड जब आप सो जाते हो वो बैड कार्ब में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो स्टोर हो जाना, आपकी एक्टिविटी बंद है, मसल रिलैक्स हो रहे हैं, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। अब उसमें यह है कि कार्बोनेटेड इवनिंग में आपने डिनर में कार्बोनेटेड फूड नहीं लेना, आपने प्रोटीन लेना है, चाहे आप सीजनल है फिश ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, उसके साथ 1 ग्लास जो है ना फ्रेश जूस आप ले सकते हैं। अगर आपको सूट करता है तो ग्रीन टी आप साथ ले सकते हैं, लेकिन राइस नहीं लेने। ठीक है। होता ये है कि सारे दिन का हमारा किया धरा रात में आके जो है ना बम फट जाता है, और फिर सोचते हैं सर हमने 1 वीक किया। जब उनसे पूछा जाता है ना, आपने प्लीज बताएं क्या किया? हाँ रात को मैंने चावल खाए थे, कितने खाए थे? 1 प्लेट। और कम ऑन, ऐसा तो नहीं है। ये बेसिक रूल है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, कहीं भी उसको आपने फॉलो करना। ठीक है। तो रहमान, प्री वर्कआउट भी कहा जाता है और पोस्ट वर्कआउट भी कहा जाता है, इसका क्या फायदा है? बहुत चीजें जैसे कि, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब उसमें ये कि प्री वर्कआउट आपको ट्रेनिंग से पहले एक एनर्जी बूस्टर चाहिए होता है, जो आपको बूस्ट करे, माइंड कंसंट्रेशन, माइंड फोकस करे। होता ये है कि नॉर्मली क्या करते हैं कि खाना खा के आ जाते हैं, ठीक है, खाना नहीं खाना। ठीक है। अब प्री वर्कआउट से पहले या पोस्ट वर्कआउट से पहले? नहीं, प्री, ठीक है, ट्रेनिंग से पहले आपने खाना नहीं खाना। ठीक है। कोई भी लाइट फूड जो आपको एनर्जी दे, जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हो होममेड, या फिर आप कॉफी ऐड कर सकते हो। कॉफी जो है ना आपको कैफीन मिलती है बूस्ट करने के लिए। अच्छा। उसके अलावा ग्रीन टी आप ले सकते हो, फ्रूट बाउल आप ले सकते हो। अब डिपेंड ये करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में ही चाहिए। ठीक है। ये हो गया आपका प्री में। ठीक है। जो ट्रेनिंग से पहले ½ एन आवर बिफोर आपने लेना। ठीक है। अगर थोड़ा सा लेवल अप करना है तो 2 एग वाइट जो है ना बॉयल, वो आपने ऐड करनी। ठीक है। फिर आपने ट्रेनिंग करनी है मिनिमम 30 मिनट। उसके अलावा अगर आप इसके साथ कार्डियो ऐड करते हो, वॉक ऐड करते हो, तो देन आपका 90 मिनट्स तक चला जाएगा। अच्छा। अब आफ्टर वर्कआउट, जो इसको हम कहते हैं पोस्ट वर्कआउट जो है फूड, अब होता ये है कि हमें फौरन इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है हमारे मसल को रिकवर करने के लिए। उसमें फ्रेश जूस आप ले सकते हो,
डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं, जो बेस्ट है पोस्ट वर्कआउट के लिए। प्री और पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। आप रहमान, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, बहुत से लोगों को हमने देखा है सप्लीमेंट्स यूज करते हैं वो। यस। वो क्या फायदेमंद है, कितना उसका नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी को? देखिए नुकसान नहीं है। अब सप्लीमेंट्स है क्या, क्वेश्चन ये। अब पहली बात तो हमें मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स है क्या। सप्लीमेंट्स कोई नुकसानदेह चीज नहीं है। अब सप्लीमेंट्स आप डॉक्टर रिकमेंड करता है रिकवर करने के लिए। सप्लीमेंट बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड, इजी वर्ड्स में, जो चीज हम फूड से नहीं ले सकते वो हम ओरल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं। कोई भी प्रोटीन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे में डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की, सी की। अब डॉक्टर क्या करते हैं, आपको रिकमेंड करता है ओरल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में कि बेटा आप ये ले लो, इतनी क्वांटिटी आपने लेनी है। मींस कि ये वो भी सप्लीमेंट्स में है, चाहे कोई भी विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सप्लीमेंट्स। अब डिपेंड ये करता है कि हमें उनकी डेफिशिएंसी है, हमें उनकी नीड है। सवाल ये है कि हमें वो यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है। सप्लीमेंट्स जब आपकी रिक्वायरमेंट BMI, हमारा प्रोटीन, हमारा कार्ब, हमारे विटामिन्स हमारी फूड से पूरे हो रहे हैं, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट, हमारा इंटेंस वर्कआउट इतना है कि हमें थोड़ा सा लेवल और चाहिए, बट हमारी सर्विंग 6 मील्स पर डे पूरी हो रही है। अब हमने पूरा कैसे करना है, वो हमने ओरल फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में हम लेते हैं, लेकिन वो भी उसकी एक्चुअल जो मेंशन सर्विंग है उसके अंदर रहना है, उसको एक्स्ट्रा नहीं लेना आपने। उसके साथ वाटर इनटेक लाजमी आपने करना है। ठीक है। ये नहीं कि आपने ले लिया है और पानी। जिस तरह अब हम सारे घर पर हैं, जिम्स बंद हैं कोरोना की वजह से, आपको पता है लोग नहीं जा सकते, तो घर में बैठकर वो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? इजी बताऊं? इजी बताऊं ये कि घर के काम शुरू कर दे। अच्छा, मतलब वो जो माएँ कहती हैं कि अगर लड़कियों को खास तौर पर कि अगर तुमने जिम जाने की क्या जरूरत है, घर में जो काम वाली है उसको हटा दो और घर के काम करना शुरू कर दो, कसरत की कसरत और जो है वो बचत की बचत, ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरी बात सुने कि अगर हम सोशल मीडिया पे लोगों को बताते हैं काम करना, कुकिंग ऐसे करनी है, तो ये एक अच्छी बात है, इसमें नेगेटिविटी नहीं है कि काम ना किया जाए, मैं क्यों करूं, मुझसे ये नहीं होता, मैंने ये करना नहीं है। ये हमारे लिए अच्छा है, हमने ये करना है, हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो क्या कर सकते हैं हम घर में रह के, क्या एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए? देखिए सिंपल इजी, जो जिन लोगों को नहीं पता, सेंस नहीं है, अब वो ये करें कि क्योंकि जाहिर बात है स्टेयर्स तो होती हैं, सीढ़ियाँ होनी है हर घर में, 8 to 9 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। 2-3 दफा ऊपर नीचे के काम करें। ओके। थोड़ा लाइट से, थोड़ा स्पीड से, थोड़ा आप लॉन्ग डिस्टेंस जो है ना स्टेप अप रख के आप चलें। अब उससे ये होगा कि आपका बॉडी वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फुल बॉडी वर्कआउट है, आपका स्टेमिना बनना शुरू हो जाता है। अब उसके बाद ऊपर जाके आप राइट टू लेफ्ट आप मूव करके, क्योंकि सिंपल मूव्स ये हैं कि आप कर सकते हो। सर्कल में आप घूमना शुरू कर दें, आप हाथ स्ट्रेट करके नीचे फ्लोर को टच करें 10 to 15 टाइम, इजी। उसके बाद दोबारा आप नीचे आए, कोई चीज उठाएं, या अम्मी को बोले या अबू को बोले अच्छा आपको क्या चाहिए, वो चीज उठा के आप नीचे लें, फिर नीचे आके वही स्टेप, इजी। जिनको नहीं समझ के हमने खुद को मेंटेन कैसे करना है, सिंपल इजी मूव्स हैं, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिनको नहीं पता। बिल्कुल ऐसी ये आवाज हमारी उन लोगों के लिए कि जिनको अवेयरनेस, ये उन्हीं के सवाल थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस एक्सपर्ट थे। उन्होंने काफी हमें टेक्निक्स बताई हैं कि घर रहकर हम किस तरह फिट रह सकते हैं। जरूरी नहीं है आप जिम भी जाएं, लेकिन आजकल आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम सब घर हैं, बंद है, हर चीज बंद है, बाहर एक्टिविटीज बंद है, तो घर में रह के आप किस तरह एक्टिव रह सकते हैं, किस तरह एनर्जेटिक रह सकते हैं, अपना इम्यून सिस्टम किस तरह मजबूत कर सकते हैं, वो हमें रहमान ने बता दिया है। और मेरे ख्याल से आप भी इस चीज पर गौर करेंगे कि जो टिप्स हमें मिली हैं आज इस सेशन में, और आप भी करके बताइएगा और हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको किस तरह का ये सेगमेंट हमारा लगा है। वेलकम बैक जनाब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब आपको पता है कि मुस्कुराना कितना जरूरी है। वो आप किसी भी मसले में हो, आप किसी भी जिंदगी के पहर में हो, लेकिन आपको मुस्कुराना पड़ता है। और नाज़रीन कहा जाता है कि
सेहतमंद दांत सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। इसी तरह खूबसूरत मुस्कुराहट भी आपके सेहतमंद दांतों की मरहूने मिन्नत है। कुछ भी खाएं, खूब खाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पीले और कमजोर पड़ते दांत ना सिर्फ आपकी सेहत को मुतासर करते हैं बल्कि आपकी शख्सियत को भी बुरी तरह मुतासर करते हैं। हमारे यहाँ दांतों का इस तरह ख्याल नहीं रखा जाता जैसे उसको रखना चाहिए। मसलन 2 वक्त दांत साफ करना दांतों की सेहत के लिए निहायत अहम है, लेकिन डॉक्टर्स को अमूमन मरीजों से यही एक शिकायत रहती है कि वो उनकी इस हिदायत पर अमल नहीं करते। इसी तरह दांत सेहतमंद रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा खाना भी बहुत जरूरी है, वरना होता ये है कि वक्त के साथ आपके मसूड़े कमजोर पड़ने लग जाते हैं, जिससे कभी दांतों से खून आना शुरू हो जाता है तो कभी दांत पिलाहट का शिकार होने लग जाते हैं, जिस पर आपको डेंटल क्लिनिक के चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। और जाहिर है कि डेंटल इलाज पूरी दुनिया में बहुत ही महंगा है। तो कैसे रखें अपने ओरल हेल्थ का ख्याल, जानते हैं डॉक्टर सलीमा मांझी हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, डेंटिस्ट हैं और आगा खान यूनिवर्सिटी में एजुकेशनिस्ट भी हैं। डॉक्टर सलीमा, बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, आज हमने बात करनी है ओरल हेल्थ के हवाले से। आपको पता है कि यहाँ पर लोगों की बहुत ज्यादा एक बड़ी तादाद जो है वो डेंटल हेल्थ के मसाइल में शिकार है। तो क्या वजूहात हैं इन सब शिकार जो हैं, इन लोग हैं, इनकी हेल्थ क्यों खराब होती है, ओरल हेल्थ? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अब ये जो टाइम चल रहा है कोरोना का और कोविड-19 हम लेकर आ रहे हैं, 20 के बाद अब 21 आ गया है। आई थिंक अभी भी ये प्रिवेलिंग एक इशू बनता चल रहा है। सबसे पहले तो ये कि अगर हम देखें कि लोग जो हैं वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ गए हैं, घर पे हैं ज़्यादातर और कुछ करने को अगर नहीं है तो वो ज़्यादातर ईटिंग हैबिट्स जो है, आपने देखा होगा लोग कुकिंग में इतना इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली अगर कुकिंग इतनी हो रही है तो ईटिंग भी साइमल्टेनियसली हो रही है। तो नो डाउट हमारा बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इट्स गेटिंग रियली वर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि ईटिंग हैबिट्स में आप स्वीट बहुत ज़्यादा अगर इंटेक कर रहे हैं और अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, अपनी ओरल हाइजीन का उस तरह मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास पेशेंट्स जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उस प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं कि वो एक रूट कैनाल के केसेस बन जाते हैं। मतलब वर्स्ट केसेस के साथ आ रहे हैं। जब हमारी गाइडलाइंस आई थी, अगर आप देखेंगे सीडीसी की, तो उस गाइडलाइंस में होल्ड कर दी गई थी अप्रैल तक बहुत सारी ट्रीटमेंट्स, अप्रैल 2020 तक, और उस टाइम पे जाहिर है कोविड का बिल्कुल उरूज था और वो कहा गया था कि जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स होगी वही होंगी जिसमें पेशेंट्स बहुत पेन के साथ है और पेन के अलावा कोई इसका हल नहीं है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। लेकिन फिर इवेंचुअली देखा गया कि पेशेंट्स जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं और एक सही वाला मैच जो है वो एक आ रहा है हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल येट अगेन जो मैंने डिस्कस किया। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्लिनिक्स को जो है लेस पेशेंट्स के उससे अप्रोच के साथ लेके चले कि पर डे में अगर वो 15 थे तो अब 5 या 6 से पेशेंट्स बुलाते थे और वेटिंग टाइम भी लेस कर दिया। लेकिन आई वुड डेफिनेटली से कि दिस कोविड-19 हैज अ वेरी वेरी बिग इफेक्ट ऑन द ओरल हाइजीन एंड इफ आई जस्ट डू नॉट टॉक अबाउट कोविड-19, अगर अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 हम बात करते हैं तो फिर भी मैं कहूंगी कि ओरल हेल्थ के बारे में लोग जो है वो बिल्कुल लास्ट में सोचते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वो शायद वक्ती तौर पे दर्द होता है और जब वो देता है दर्द तो वो बहुत ज्यादा दर्द देता है। तो हम पेशेंट्स को काफी ये समझाते हैं कि वो यूजुअली जो है वो अपनी ओरल हाइजीन का मेंटेनेंस करें। तो किस तरह ख्याल रखा जा सकता है अपनी ओरल हाइजीन का? सबसे फोरमोस्ट तो ये देखें, हम जब एक ग्लांस में अपने आप को देख रहे होते हैं, आपके टीथ आपको एक एस्थेटिक व्यू दे रहा होता है, तो ब्रशिंग सबसे हम स्टार्टिंग का कहते हैं पेशेंट्स को कि एटलीस्ट ब्रशिंग तो प्रॉपर्ली कर लें। अब वो ब्रशिंग में भी लोगों के मिथ्स हैं, वो कोई कहता है कि हम जो है वो नाश्ते से पहले कर लें, आधी अवाम यही करती है काम। लेकिन अगर हम गाइडलाइंस देखें, जो एक रूल ऑफ द थंब है वो ये होता है कि हम नाश्ते की बात करते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आप रात को जब सोने से पहले करते हैं तो वंस आपका हो गया, आपने पूरी तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर दिया, एंड देन आप जब नाश्ता करके ऊपर वापस ब्रश करते हैं तो फिर वो आप प्रोटेक्ट पूरे डे के लिए हो जाते हैं। तो एक जो मिथ है लोगों की कि हमने नाश्ते से पहले करना है, एग्जैक्टली उठ के ही करना है, और आधी अवाम यही करती है जल्द में कि बस हम जल्दी से जो है वो अपने काम पे चले जाएं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली ये होता है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि टूथपिक का इस्तेमाल, विच इज़ लाइक वेरी हज़ार्डियस। मैं खुद अपने पेशेंट्स को देखती हूँ कि टूथपिक से उनके और ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग होती है। गम्स के अंदर, मसूड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, पेन के साथ आते हैं। तो उन पेशेंट्स में अगर खाना फंसने की कोई शिकायत है, फूड इन्फेक्शन की, तो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉसिंग करें। फ्लॉसिंग एक धागा होता है, आप उस धागे को, आजकल तो वो एक स्टिक के साथ अटैच्ड होता है, इजीली हैंडल हो जाता है,
तो वो पेशेंट्स के लिए काफ़ी इजी रहता है। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम बार ये कह रहे होते हैं कि प्लीज़ टूथपिक से गुरेज करें, वो आपकी चीज़ों को वर्स करेगा। सो फर्स्ट इज योर ब्रशिंग एंड देन इज योर फ्लॉसिंग। फिर हम स्टेज वाइज ये भी बताते हैं कि लोगों को कि अगर तो है वो आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, और बच्चों में ज़्यादातर हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप बहुत सारा मीठा इंटेक करते हैं तो आप कोशिश करें 30 मिनट्स बाद कुल्ली कर लें। फौरन नहीं करनी है आपने, क्योंकि कीड़ा अपना असर 30 मिनट्स बाद दिखाता है। ठीक है। सो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप 30 मिनट्स बाद फौरन से कुल्ली कर लें। बच्चों में तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम होता है, बच्चों को किस तरह करें, वो तो नहीं करते ना। ये मेरे बहुत सारे लोग जो है केसेस में अपने पास मेरे पास ला रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी, ऑनलाइन भी कंसल्टेशन में, ई कंसल्टेशन देती हूँ, उसमें भी बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। मैं उनको ये कहती हूँ कि फर्स्ट जो मदर्स के लिए है वो ये है रोल मॉडलिंग। अगर आप इंटरनेशनली देखें तो रोल मॉडलिंग एक मदर अगर या फादर करता है बच्चे के सामने ब्रशिंग करके, तो बच्चा उसको हमेशा से नोट करेगा। तो हम ये बहुत रिकमेंड करते हैं कि बच्चा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो देखे अपने पेरेंट्स को ब्रश करते हुए। अगर मैं ही ब्रश नहीं करूँगी तो मेरी बेटी भी ब्रश नहीं करेगी फॉर श्योर। सो रोल मॉडलिंग इज़ द कोर पर्पस। और सेकेंडली हम कहते हैं कि बच्चों में जो है आप वीडियोस भी दिखा सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स होते हैं वो बहुत प्रमोट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटी मोटी कार्टून्स की वीडियोस देखें। तो आजकल आई हुई है इस तरह की। आप अवॉइड नहीं कर सकते टोटली मैं कहूँगी, लेकिन आप ये एक चीज़ कर सकते हैं कि उन बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन तरह की वीडियोस दिखाएं कि वॉश योर हैंड्स, ब्रश योर टीथ। सो इन अ वे बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। आई माई सेल्फ इज डूइंग दैट विद माई चाइल्ड। तो मुझे पता है कि आप अट्रैक्टिव बुक्स दिखाएं, अट्रैक्टिव वीडियोस कुछ हद तक दिखाएं, ज़्यादा स्क्रीनिंग ना करें, बहुत लिमिटेड करें, 5 मिनट 3 मिनट, लेकिन उसको वो वीडियो दिखाएं जो उसको इफेक्ट दे, एक इसके माइंड पे इम्पैक्ट दे। ठीक है। और दूसरा ये कि बच्चों के अंदर हम कहते हैं कि आप ब्रशिंग जो है वो 6 मंथ से करवाएं। बहुत पेरेंट्स बड़ा कहते हैं ओ माय गॉड 6 मंथ्स। डॉक्टर कहा जाता है कि बच्चों को अगर छोटे होते फीडर ज्यादा दिया जाए या उससे भी दांत खराब हो जाते हैं, शेप उसकी खराब हो जाती है। यस हम इसे नर्सिंग बॉटल केरीज कहते हैं। और देखिए इसका नाम ही नर्सिंग बॉटल केरीज इसलिए रखा है कि बच्चे जो चीनी अम्माएं डाल के और दूध दे देती हैं बच्चों को, और फिर वो बिल्कुल पिट्स बन जाते हैं बच्चों के दांतों पे, ब्राउनिश टिंज आ जाता है, बच्चों के दांत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे होते हैं। वो दूध के दांत तो चले गए, लेकिन उसका इफेक्ट है ना आपके परमानेंट टीथ पे भी होता है, जो आपके बाद में आने वाले दांत होते हैं। तो ये हम पेरेंट्स को बहुत बताते हैं कि आप बेशक दूध दें, दूध इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, बहुत अच्छा माएँ कर रही हैं कि इनका एक कंट्रीब्यूशन है, बट चीनी का जो एक मिकदार है, जो उसकी अमाउंट है, वो उसको आप लेस कर दें, आहिस्ता आहिस्ता फिर बिल्कुल ख़त्म कर दें। यानी हम कोशिश करते हैं कि पाकुला के हम दूध पिला रहे होते हैं, जामे शीनी डाल रहे होते हैं, या हम जो उसके अंदर चीनी का कंटेंट इतना डाल देते हैं, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा तो आ रहा होता है बच्चों को पीने में, और आप भी खुश होते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है, बट लॉन्ग लास्टिंग उसका इफेक्ट बहुत बुरा है। सो आप डायरेक्टली नहीं खत्म कर सकते, लेकिन हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सलीमा, हम बच्चों की बात करें कि वो किस तरह अपना ओरल हेल्थ जो है वो मेंटेन करें, तो कैसे केसेस आपके पास आते हैं बच्चों के हवाले से? यूजुअली बच्चे जो हैं वो मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है शुरू में जो बच्चे बहुत इतने कंप्लायंट नहीं होते हैं, वो ज़्यादा बेचारे काम नहीं करवा सक रहे होते हैं, और पेरेंट्स भी इस उसमें होते हैं कि पता नहीं वो किस तरह उस दर्द को बर्दाश्त कर सकेंगे। तो फिर वो सिचुएशन ये होती है कि फिलिंग वाली कंडीशन होती है, यानी इनिशियल एक केरीज होती है और वो डीप केरीज बन जाती है, और डीप कैविटी की वजह से वो फिर एक बच्चों की पल्पोटमी और पल्पैक्टमीज होती हैं, जो हमारे प्रोसीजर्स जो रूट कैनाल की तरीके के होते हैं, जो बड़ों में रूट कैनाल कहलाती है और छोटों में पल्पैक्टमी और पल्पोटमीज। फिर वो प्रोसीजर तक वो चले जाते हैं और वो ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक है। तो मैं कहूँगी कि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में केरीज के केसेस बहुत आते हैं हमारे पास। स्केलिंग तो हम करते नहीं है बच्चों में, बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें हम स्केलिंग प्लाक कैलकुलस होते हैं, वो तो प्लाक कैलकुलस का एक लंबा एक अरसा होता है जब बहुत बदबू आना बच्चों के मुंह से, या फिर बहुत ज़्यादा प्लाक पड़ जाना, फिर उन केसेस को हम देख रहे होते हैं। लेकिन इनिशियली सबसे ज़्यादा हमारे स्केरीज के होते हैं, वो भी चीनी वाले दूध की वजह से, या कैंडीज या चॉकलेट्स या स्नैकिंग। तो बच्चों को आई थिंक ये बहुत हमें नॉलेज देने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। एग्जैक्टली। तो जिस तरह हम उन्हें बता सकते हैं, हमारे वालिदैन कितना इस पे डाल सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझकर करें कि बच्चों की ओरल हेल्थ की वो है ज़रूरत है। ऐसा है कि हम अगर देखते हैं तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो 6 मंथ्स में आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए, बट डेफिनेटली हमारा कंडीशन जो भी चल रहा है उसमें हम 1 ईयर तक डिले कर सकते हैं, लेकिन आप ई कंसल्टेशन ज़रूर लें।
आप उन चीज़ों को ज़रूर देखें ऑनलाइन। आजकल तो एवरीथिंग इज़ वर्चुअल, ऑनलाइन है, तो आप जाके ज़रूर ये देखें कि कौन सी चीज़ें जो है वो बच्चों को देनी चाहिए। हेल्दी चार्ट्स मेंटेन करें घर के अंदर, बच्चों को रिवॉर्ड करें कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये खाना अच्छा खाया तो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा। तो पेरेंट्स का इसमें पेरेंटिंग का बहुत एक रोल है मेरा ख्याल है एक डेंटिस्ट्री के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बच्चे की ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उसके माँ बाप उसको रोल प्ले करके दिखा रहे होते हैं। तो फूड का एक चार्ट बनाना, बुक्स अच्छी सी सुनाना पढ़ाना, ताकि उसमें वो कुछ चीजें पिक कर सके। सलीमा, अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया स्केलिंग के हवाले से। जी। स्केलिंग और वाइटनिंग ये कितनी बुरी है और कितनी अच्छी है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल है मिथ की तरह मुझे डिबंक करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो हमें कहते हैं कि अगर मैं स्केलिंग करा लूंगी तो मेरे दांत जो है ना वो बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। Exactly. 100% लोग यही मैं कहती हूँ कि समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूंगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आई वुडंट से दैट इट्स नॉट बैड, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। स्केलिंग गिव्स यू क्लीनिंग, यू नो, इट्स आपको सफाई देता है, साफ सुथराई देता है। अगर आप उस प्ला कैलकुलस को उधर लगे रहने देंगे तो यकीनन वो चीज़ जो है वो आपके मसलूनों को कमज़ोर करते हुए आपकी जड़ों को और सबको बोन्स को कमज़ोर कर देगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि स्केलिंग आपको 6 मंथली नहीं तो 1 ईयरली आपको करवानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और इसमें कोई कमज़ोर नहीं होता, वो आपकी सफाई होती है। आप आगे कैसे मेंटेन करते हैं वो आपका काम है। हम स्केलिंग के बाद अक्सर पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अच्छी तरह माउथ वॉश करें, ब्रशिंग प्रॉपर करें। अब लोगों का अक्सर ये बहुत सारी गलती होती है स्केलिंग के बाद भी या ऐसे भी, लोग ब्रशिंग इतनी तेज करते हैं और इस मोशन में करते हैं हॉरिजॉन्टली, जिसकी वजह से तेज मोशन करने की वजह से आपके दांत घिस जाते हैं। तो हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप राउंड मोशन के अंदर जो है ब्रशिंग करें, और ब्रश की जो आपने सिलेक्शन करनी है वो ये भी सॉफ्ट। तो बहुत मसला है ना, Yes. लोगों को ब्रश करना भी नहीं आता कि किस तरीके से करना है हम ऐसे लोगों ही ने है। ब्रश। और सॉफ्ट ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कहती हूँ कि प्लीज हार्ड और मीडियम ब्रश ना लें। सॉफ्ट ब्रश आपके मसलूनों के लिए बिल्कुल वो होता है एक तरह से बेनिफिशियल। सॉफ्ट ब्रशिंग और साइज ऑफ योर टूथपेस्ट शुड बी पी साइज, जो आपका मटर का दाना होता है आपने उतना लेना है। और बच्चों में हम कहते हैं एक राइस का, चावल का दाना। तो ये दो डिफरेंस होते हैं, बच्चों में चावल का दाना और बड़ों में एक मटर का दाने के जितना आपका पेस्ट होना चाहिए। काफी सवाल करते हैं कि बच्चों के अंदर हम कौन से पेस्ट यूज करें। तो मैं बताती हूँ ABC पेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी बच्चों में और भी ब्रांड्स आ रहे हैं, कोलगेट के भी बच्चों के आ रहे हैं, लेकिन यूजुअली जो है वो आप ये ब्रांड्स जो बच्चों के किड्स होते हैं ये बहुत रिकॉग्नाइज्ड हैं। बड़ों में तो बेशुमार है, हर चीज़ का मेडिकेटेड है, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एवरीथिंग इज मेडिकेटेड। तो सलीमा, कितनी देर में हमें ब्रश जो है वो चेंज कर लेना चाहिए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन एज वेल, आप कितना प्रॉपर्ली उसको लेकर चल रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा एब्रेसिव ब्रशर हैं तो आपका शायद 1 महीने में ब्रश खराब हो जाएगा, लेकिन यूजुअली हम 1 to 2 मंथ्स में कहते हैं। 3 मंथ्स तक भी लोग अक्सर चेंज नहीं करते। 3 मंथ्स तक आप लिमिट में रखें, इससे ज़्यादा आपको ब्रश को नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि इसके ब्रिस्टल्स बहुत एब्रेड हो जाते हैं और फिर वो काम नहीं आता आपके यूज़ में। तो यूजुअली हम देखते हैं कि आप सॉफ्ट ब्रशिंग अगर 2 टाइम्स कर रहे हैं तो आप 1 to 2 मंथ्स में यू कैन डिस्कार्ड इट। ठीक है। और सॉफ्ट ब्रश लेना आपको ज़रूरी है, बस दैट्स इट। कुछ लोगों में ये भी आता है सवाल कि खाना फंसता है वो ब्रश से नहीं निकलता, तो वो इंटरडेंटल ब्रशेस की तरफ जाएं। इंटरडेंटल वॉशेस भी तो हैं, बिल्कुल, वो कितने इफेक्टिव वो आपकी हैं? ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, ब्रीदिंग में आपको हेल्प करते हैं और वो आपको एक तरह से फ्रेश रखते हैं। जैसे आप बॉडी स्प्रे करते हैं और आप कैसे फ्रेश फील करते हैं, तो हमारे मुंह को भी फ्रेश फील करना होता है। तो क्या वो ब्रश के बाद करना चाहिए, पहले करना चाहिए? यस। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। हम ब्रशिंग के बाद जो है माउथ वॉश रिकमेंड करते हैं। अच्छा। माउथ वॉश आपकी पूरी ब्रशिंग को ऑल्टरनेट नहीं करता, ठीक है, इसका रिप्लेसमेंट नहीं है। ब्रशिंग इज ओनली द होल सोल रोल जो आपको क्लीनिंग करेगा। इसके बाद आप माउथ वॉश एक एडजर्न की तरह करते हैं, आप इसको एक सपोर्टिंग रोल देते हैं, ठीक है। तो माउथ वॉश जो होता है वो हम कहते हैं कि आप करें बेशक आफ्टर योर ब्रशिंग। और अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता 3 टाइम ब्रशिंग, तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि 2 टाइम आप ब्रशिंग करें, 1 टाइम आप माउथ वॉश कर लें। दैट इज ऑल्सो अ ऑप्शन, ठीक है। लेकिन माउथ वॉश इज अ वेरी गुड ऑप्शन। उसकी भी सिलेक्शन होती है, अगर आपको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है तो उसके अलग होते हैं, अगर आप नॉर्मल उसमें रूटीन में तो आप दूसरे लेते हैं। तो देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, आई वुड नॉट टेक स्पेसिफिक नेम, लेकिन ये कि हर चीज सलीमा, ये भी कहा जाता है कि आपको एक टूथपेस्ट भी यूज नहीं करनी चाहिए, है ऐसा? जी, चेंज करनी चाहिए। बिल्कुल। ये मैंने अभी बहुत सारे पेशेंट्स में देखा है कि ये उस बात के साथ आते हैं कि अक्सर बहुत लोग जो कंटिन्यूसली एक ब्रश टूथपेस्ट यूज कर रहे होते हैं तो उनको अचानक से सेंसिटिविटी कभी हो जाती है, और अगर सेंसिटिविटी वाले कर रहे होते हैं तो वो सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है और बाकी चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं।
तो उनमें हम ये कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज करें या 15 डेज। वैसे टू बी वेरी फ्रैंक हम मेडिकेटेड को 15 डेज से ज़्यादा अलाउ नहीं करते क्योंकि वो आपकी असल हालत को ख़त्म कर देता है। तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि आप ऑल्टरनेट करें या फिर आप 15 डेज बाद रिप्लेस कर लिए अपने कोई और पेस्ट के साथ। दैट इज ऑल्सो अ हैबिट। वेरी ठीक है डॉक्टर, जो हम लोग ये सिगरेट नोशी है और बेवरेजेस हैं, ये कितने नुकसानदेह हमारे दांतों के लिए? ये मुझे लगता है कि हर जो मसले का है ना, सारा जो मैं कहती हूँ नज़ला है ना, ये स्मोकिंग और पान छालियों की वजह से ही है। ठीक है। हम कभी कभी सोचते हैं ना कि ये हमें इतना मसला नहीं करेगा। मैं जिस शोबे में अभी काम भी कर रही हूँ, फातिमा मेमोरियल के अंदर, हम मसूड़ों के और छालों के और कैंसर के ऊपर बहुत काम कर रहे होते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा ये देखते हैं वो पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी या तंबाकू नोशी वगैरह में होते हैं मुब्तला, उनमें सबसे ज़्यादा देखा गया कि कैंसर के केसेस ज़्यादा होते हैं। तो अच्छा, ये ऐसी हैबिट है कि ये आपके स्ट्रेस को भी और एग्रीवेट करती है, न्यूरोलॉजिकल जो जहनी मसले होते हैं उसको भी और ज़्यादा प्रोवोक करती है। तो स्मोकिंग को तो आपने, मैं कहूँगी कि विद एंटी स्मोकिंग च्युइंगम के थ्रू छोड़ देनी चाहिए। और वो उसके थ्रू मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को किया भी है मैनेज, और काफ़ी अच्छे केसेस मैंने देखे हैं। क्योंकि फिर वो होता ये कि वो एक न्यूरैल्जिक कंडीशन में चले जाते हैं ब्रेन के मसलों के अंदर, या फिर वो एक अल्सर से लेकर फिर कैंसर की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है, और पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप एंटी टोबैको च्युइंगम्स अगर ले लें तो उससे आपका छूट जाएगा। अगर आप छालियों के अलावा कोई सौंफ वगैरह सिर्फ इस्तेमाल कर लें फ्रेशनिंग के लिए, तो वो है, उसमें कोई ऐसी चीज़ आप नहीं डालें, एरिका नट्स या बीटल नट्स, जो आपको और ज़्यादा पान छालियाँ। कोला बोतलें भी तो हैं जी, तो ये बहुत सारी चीज़ें, कोला बोतलें जो है, मैं बताऊंगी कि बहुत सारे लोग जो ड्रिंक्स के बहुत शौकीन होते हैं, हर मील के बाद ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, वो आपके वेट को तो गेन करवाते हैं, लेकिन वो आपके दांतों पर इरोजन्स करवाते हैं, एसिडिक अटैक्स करवाते हैं, जो इवेंचुअली आपके दांतों को कमजोर करता है इन फ्यूचर। तो पीला भी करते हैं? पीला भी करता है, बिल्कुल। तो ये स्टेनिंग तो आपकी फिर जाती नहीं इतनी आसानी से, और फिर आप स्केलिंग कराते हैं तो भी जा रही है, तो फिर हम वाइटनिंग का कहते हैं। अब आप सोचें कि एक ट्रीटमेंट पे ट्रीटमेंट आप अपने दांतों को अगर देंगे, आप अगर फेस पे भी इतनी ट्रीटमेंट करवाएं तो आपके फेस को भी इफेक्ट हो सकता है। तो हर चीज एक मॉडरेशन में। डॉक्टर सलीमा, जो वाइटनिंग जेल्स आई हुई हैं टीथ की, वो कितनी इफेक्टिव है और उसका क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर तो वो बहुत ज्यादा एक मैं कहूँगी कि अप्रूव्ड है, रिकमेंडेड है, तो आप उसको यूज करें कोई डेंटिस्ट के व्यूज से लेकर रिकमेंडेशन से। मैं कहूँगी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट रिकमेंडेशन कोई जेल आपने यूज नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत चारकोल्स देखी हुई है मार्केट में, लोग चारकोल्स दांतों पे यूज करते हैं और फिर वो आ जाते हैं बर्न्स के साथ हमारे पास, क्योंकि वो उनको आइडिया नहीं है कि वो कैसे इस्तेमाल करना है। तो आई थिंक यू मस्ट गो टू योर स्पेसिफिक डेंटिस्ट फॉर द रिकमेंडेशन और ट्रीटमेंट। खुद को कर लेना अप्लाई या जेल्स को इस्तेमाल करना विदाउट रिकमेंडेशन। तो हम घर में रहकर किस तरह अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं? आई वुड से कि हेल्दी डाइट्स, आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी एक लिमिट में, क्योंकि वो सिट्रिक्स है, तो आप एक लिमिट में लें। डेफिनेटली हर एक फ्रूट का भी एक बेनिफिट है। वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लें, मिल्क आप लें, ये इंटेक आपके दांतों को खुद साफ रखेगा। और आप ब्रशिंग और जो कर रहे हैं माउथ वॉशेस, फ्लॉसिंग, उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। लेस स्नैकिंग, लेस कोला ड्रिंक्स और चॉकलेट्स, बिस्किट्स वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है जी, डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताई हैं कि आप अपने घर में रहकर किस तरह अपने दांतों को साफ रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप दांत साफ रखेंगे, आपकी जो ज़ाहरी खूबसूरती है वो ज़्यादा इन्हांस होगी, क्योंकि आपने स्माइल करना ही करना है। और अगर आप स्माइल करेंगे तो आपके दांत अगर पीले होंगे तो वो बहुत ही बुरे लगेंगे और आपकी पूरी पर्सनालिटी उससे इफेक्ट होगी। तो जनाब, आपने अपने दांतों का बहुत सारा ख्याल रखना है। तो जनाब, ये तो हमने बात कर ली है। आपको जान लेते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर खरीदो फरोख्त कैसी चल रही है, और जो कीमतें हैं वो आसमान पर पहुंची हैं या थोड़ी सी जमीन पर भी आने शुरू हो गई हैं। तो हमारे नुमाइंदे से जान लेते हैं मार्केट की क्या सूरत हाल है। बताइए जी, कीमतें कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, साल 2021 का जो आगाज़ है उसमें लगता यही है कि सब्जियों और चिकन की मार्केट से अच्छी खबर आवाम तक पहुंच रही है और इसमें मुसलसल कमी होती हुई देखी जा रही है। सब्जियों की कीमत जो है वो एक अगर बहुत कम नहीं तो कम से कम मुनासिब सतह पर ज़रूर इस वक्त कही जा सकती हैं, जिसमें आलू और प्याज जो हैं तकरीबन 50 रुपये फ़ी किलो आम दस्तियाब हैं। टमाटर जो हैं 80 रुपये तकरीबन 80 से 90 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जबकि लहसुन 300 रुपये और अदरक भी तकरीबन 350 से 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अर्सा पहले काफ़ी तेज़ी में देखी जा रही थी, अब उनमें कमी
देखी जा रही है। जो मौसमी सब्जियां हैं वो भी इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं और उनकी कीमत तो इंतहाई कम देखी जा रही है। जो फूल गोभी है वो 25 से 30 रुपए फ़ी किलो इस वक्त अमूमी तौर पर आम दुकानों पर दस्तयाब है, जबकि मटर की कीमत भी 60 से 70 रुपए फ़ी किलो पर आ चुकी है। पालक जो है 25 से 30 रुपए फ़ी किलो आम बेची जा रही है। साग भी तकरीबन 30 रुपए फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में मौजूद है। तो इस वक्त जो मूली है वो तकरीबन 20 रुपए फ़ी किलो बेची जा रही है। तो ऐसी हालात हैं जिसमें ये लग रहा है कि सब्जियों की कीमत में एक मुनासिब कमी देखी जा रही है या एक ठहराव देखा जा रहा है इस वक्त मार्केट में, जो कि चंद हफ्ते पहले तक इंतहाई तेज़ी थी और कोई सब्ज़ी भी 100 रुपए किलो से कम में दस्तयाब नहीं हो रही थी। जबकि चिकन की कीमत भी इसी तरह कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें थोड़ा सा कमी बेशी ज़रूर होती है रोज़ाना की बुनियाद पर, लेकिन फिर भी 225 से 230 रुपए फ़ी किलो के दरमियान चिकन मार्केट में दस्तयाब है। अंडों की कीमत जो कि बहुत तेज़ हो चुकी थी उनमें भी अब या तो ठहराव देखा जा रहा है या कमी देखी जा रही है। तो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें आवाम को कदरे रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ऐसा लगता है कि ये जो मौसम के असरात हैं, जिस मौसमी सब्जियाँ मार्केट में दस्तयाब हैं, इसका फ़ायदा आवाम को यकीनन पहुँच रहा है। एक आवाम की तरफ से ज़रूर शिकायत है कि वही पुरानी एक तरीक़ाकार है जिसमें नरखनामे जारी तो किए जाते हैं लेकिन उन पर उस तरह अमल दरामद नहीं होता, जैसा कि आवाम शायद तवक्को करते हैं कि 10 से 15 रुपए फ़ी किलो हर चीज़ की कीमत में एक फ़र्क देखा जाता है जो कि नरखनामे और आम मार्केट में होता है। अगर उस पर भी हुकूमत किसी हद तक तवज्जो दे और ये इस वक्त अमल कराने में कामयाब हो जाए तो यकीनन आवाम को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। जी तो जनाब, हमारे नुमाइंदे ने आपको बता दिया है कि कीमतें थोड़ी सी कम हुई हैं, तो इसी हिसाब से आप मार्केट जाइएगा, ग्रॉसरी के लिए जाइएगा, उतने ही पैसे लेके जाइएगा। तो हमारे नुमाइंदे को हम शुक्रिया कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें मार्केट का अहवाल बता रहे थे। तो जनाब, हमने आपसे वादा किया है कि हम हर रोज आपका तारुफ किसी न किसी किताब से जरूर कराएंगे जो आपके लिए अच्छी होगी। तो आज जिस किताब का तारुफ आपसे करवाने जा रहे हैं उसको आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, नाम तो जरूर सुन रखा होगा। जी हाँ, आज बात होगी राजा गिद्ध की, जो बानो कुदसिया का एक शाहकार नावल है। इसमें इंसानी फितरत और रोजमर्रा मामलात और तसव्वुफ को जिस खूबसूरती से परोया गया है, आप पढ़कर हैरान रह जाएंगे। खास तौर पर आजकल के सबसे बड़े मसले यानी रिज़्क़ हलाल और हराम के टकराव को एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया गया है। आपको जानकर हैरत होगी कि आमतौर पर नॉवेल्स में एक आद विलन भी होता है, लेकिन इस नॉवल में ज्यादातर किरदार ही मनफी दिखाए गए हैं, जिनमें प्रोफेसर सुहेल हैं, आफ्ताब है और सेमी शाह भी हैं। बुनियादी तौर पर ये एक लव स्टोरी दी गई है और क्योंकि बानो कुदसिया साहिबा एक अच्छी ड्रामा राइटर भी थी, इसलिए उनका ये नॉवल भी निहायत ड्रामाई है। तो जनाब, ये किताब पढ़िए और इंसानी रवैयों के बारे में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैंने ये किताब 1 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन उस वक्त मुझे इसके बारे में नहीं इल्म हुआ था, मुझे नहीं पता चला था कि इसमें क्या कहा जा रहा है। लेकिन ये किताब जब मैंने दूसरी दफा पढ़ी तब मुझे समझ आई कि इसमें कहने की क्या कोशिश की गई है, हमें किस तरह बताया गया है हला और हराम के हवाले से। तो जनाब, आप भी जरूर पढ़िएगा इसको और हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि जो आज की हमने आपकी किताब रेकमेंड की है आपको, वो आपको कैसी लगी है। तो जनाब, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब और खुश आमदीद टू जागो लाहौर। आपने देख लिया होगा कि केक पड़ा है, लेकिन किसी की सालगिरह नहीं है। हम आपको बताएंगे कि क्यों केक रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा सेगमेंट है जिसमें मुझे बहुत सी टिप्स मिलने वाली हैं कि मैं घर बैठ के क्या क्या कर सकती हूँ। तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है जिसने ऑनलाइन शॉपिंग को आसान तरीन बना दिया है। मोबाइल उठाइए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल डाउन करें, मनपसंद चीजें ढूंढें और एक क्लिक से ऑर्डर कीजिए। एक तो इससे आपका वक्त भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। दूसरा, आपको ऐसी प्रोडक्ट्स भी बआसानी मिल जाती हैं जो शायद मार्केट में आपको बहुत ज्यादा ढूंढनी पड़े और ढूंढने से भी ना मिले। तो आज आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं 2 बहनें हैं जो अपनी मुनफरिद गिफ्ट बॉक्स और केक्स को ऑनलाइन सेंड करती हैं। इनमें से एक तैयबा हैं जो गिफ्ट बॉक्स बनाती हैं, जबकि खतीजा हैं जो केक्स तैयार करती हैं। आइए जी, इनसे जानते हैं कि ऑनलाइन कारोबार को कितने चैलेंजेस दरपेश हैं और सार्फिन का इस हवाले से क्या रिस्पांस है। तो जी, बात कर लेते हैं तैयबा और खतीजा से।
वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहले तो मुझे बताएं तैयबा कौन है और खतीजा कौन है? मैं तैयबा हूँ और ये खतीजा है। अच्छा, बड़ी कौन है और छोटी कौन है? ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। ठीक है जी। और केक कौन बनाती है और गिफ्ट बॉक्स कौन बनाती है? केक खतीजा बनाती है, केक ठीक और है, बॉक्सेस में बनाती है। ठीक है जी। और पहले हमने दिखा दिया कि बड़े मजे के आपने गिफ्ट भी बनाए हुए हैं, केक भी बड़ा अच्छा लग रहा है, वो तो खाने के बाद पता चलेगा कि टेस्ट में कैसा है। लेकिन मुझे बताएं कि पहले किसने ये स्टार्ट किया था? आपने स्टार्ट किया था या आपने स्टार्ट किया? जी मैंने स्टार्ट किया था पहले। हाँ, ठीक है। तीन साल हो गए हैं, अब 4th ईयर लगा हुआ है। अब मैंने स्टार्ट किया था पहले। मतलब स्टार्ट आपने लिया, उसके बाद तैयबा आप कब आई इसमें? मैंने कोविड में आई थी, अच्छा, तो फ्री टाइम था तो इसके लिए अक्सर बना के देती थी बॉक्सेस, तो इसने कहा इसको एज अ बिजनेस ले चलो। तो बस। अच्छा, बिजनेस लेके और ये चल पड़ा, बड़ी अच्छी बात है। मुझे बताइए तैयबा, 3 साल हो गए हैं आपको, क्या ट्रेंड है, लोगों की कितनी डिमांड है? बहुत डिमांड है, बहुत ज्यादा बहुत डिमांड ज्यादा डिमांड है। किस किस फ्लेवर की और क्या क्या आप सबसे ज्यादा चॉकलेट फज केक पसंद किया जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा डिमांड उस केक की है। लेकिन मैं तो ज्यादातर फ्लेवर वाइज केक बनाती हूँ। कौन कौन से फ्लेवर्स में बनाती हैं आप? सीजनल फ्रूट्स को मैं ज्यादा आगे लेके जाती हूँ। हाँ, जैसे कि स्ट्रॉबेरी चल रहा है तो स्ट्रॉबेरी केक, ओके। ऑरेंज आ रहा है तो ऑरेंज केक, अच्छा, ये मैंगो है सारे तो होते मैंगो हैं? केक। जी वाओ, मतलब जी। सुनने में बड़ा मजे का लग रहा है, तो खाने में भी बड़े मजे का जी होगा। मैं ज्यादा इसी को लेके जाना चाहती हूँ आगे ना। तो ऊपर जो इनकी टॉपिंग होती है उसके हवाले से भी कुछ बताएं। टॉपिंग में सबसे पहले तो फ्रेश क्रीम आता है, फिर उसके बाद फॉन्डेंट है, गनाश है। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में गनाश केक है। अच्छा। ये व्हाइट गनाश ये वाला केक कौन सा है? ये व्हाइट गनाश केक है। ओके, ये व्हाइट चॉकलेट से बनता है, ये ठीक व्हाइट है। गनाश केक है। ठीक है। तो तैयबा आप बताएं, आपने कब से ये स्टार्ट किया और इंटरेस्ट कहाँ से आया? फारिग तो थी आप कोरोना की वजह से घर में, लेकिन कहाँ देखा कि अच्छा मैं भी ये कर सकती हूँ? पहले बनाती थी? पहले इसकी सिस्टर की, इसकी नंद की बेटी बनाती थी। अच्छा। वो उसको देखा देखी तो फिर ये उसको एज अ बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। मतलब कि पहले देखा कि अच्छा मैं भी ये कर सकती हूँ, तो फिर स्टार्ट कर दिया। तो कितना डिमांड कितनी आई, लोगों ने पसंद किया? बहुत ज्यादा, लाइक मेरे पास अभी भी 80+ कस्टमर्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो हर वक्त यही लगी रहती हूँ, यूनिवर्सिटी से आके भी फिर यही काम, रात को सोने से पहले भी 4-5 बज जाते हैं। तो कितनी देर लगती है एक बॉक्स को तैयार करने में? 45 मिनट्स, क्योंकि कटिंग जो होती है सारी खुद करनी पड़ती है, तो वो फिर कटर ज्यादा जोर खाता है तो फिर इससे ज्यादा टाइम लग जाता है। अच्छा, और कलर कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो लोग बताते हैं या खुद बताती है? कुछ जो होते हैं लाइक गोल्डन और ब्लैक तो अवेलेबल होता है हर वक्त। उसके अलावा अगर किसी को कोई और कलर में चाहिए होता है तो फिर वो कलर मार्केट से मंगवा के फिर उस कलर से बना देती हूँ। ठीक है। मतलब तैयबा, पहले हमने देखा था कि बड़े सिंपल से केक्स चलते थे, वाइट हो गया और सिर्फ चॉकलेट वाले हो गए, अब डिफरेंट कलर्स के केक्स आ गए, अब डिजाइनर केक्स आ गए, डिजाइनर केक्स आ गए, कस्टमाइज केक्स आ गए। आप बनाती हो कस्टमाइज केक? जी, हर किस्म, हर टाइप का कस्टमाइज केक बना लेती हो। इंटरेस्ट कैसे आया? मुझे बचपन से शौक था कुकिंग करने का या बेकिंग करने का? बेकिंग करने का बचपन से ही बनाती थी? नहीं, शौक बचपन से था कि मैं बनाऊंगी। हाँ। बस करते करते एकदम से जब स्टडीज कंप्लीट हो गई, हाँ। फिर ऐसे ही जहन में मैंने मामा को बोला कि मुझे केक सीखने हैं। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। तो कहाँ से सीखा? ऑनलाइन सीखा? नहीं, मैंने एक शेफ से सीखा है। अच्छा। वो अपने घर में सिखाती हैं, गौतम की शेफ हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने उनसे सीखा था। अच्छा जी, ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपने इनको देखी सीख लिया, तो आप एक दूसरे को मोटिवेट करती हैं, एक दूसरे का हाथ बटाती हैं दोनों? हाँ जी, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा? कौन ज्यादा बटाती है? मैं। आप ज्यादा बटाती है? मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ हाँ, ना, इसलिए। अब एक्सपीरियंस तो हो गया हाँ आपको। तो आप घर पे होती हैं या आप मैरिड हैं? मैं मैरिड हूँ। मैरिड हैं? जी। बच्चे हैं आप? जी, मेरी तो एक 10 मंथ्स की बेबी गर्ल है। मैनेज कैसे करती हैं? बहुत हमारे मुश्किल पास है, होती है लेकिन ना बस अच्छा, मतलब अगर आपने काम केयर करना है करने तो वाले बच्चे बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मेरे इन लॉज बहुत करते हैं मेरे साथ। हाँ। मेरी मदर हैं, ये सब लोग बहुत केयर करते हैं उसकी। ठीक है, तो फिर टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है। और एक केक को बनाने में कितना टाइम लगता कम है? से कम एक दिन। एक दिन? पूरा एक दिन लगता है? जी, बेकिंग से लेके डेकोरेटिंग तक अच्छा। पूरा एक दिन आराम से चला जाता है।
तो कस्टमाइज केक में किस तरह के ऑर्डर आते हैं? कार्टून में, और वो एक पिक्चर वाले भी बनते हैं? जी जी, एडिबल किस तरह के पिक्चर आते केक्स। हैं? ज्यादातर फॉन्डेंट को लोग पसंद करते हैं। अच्छा। जी, कस्टमाइज करवाते हैं अपने बच्चों के हिसाब से कि उनको क्या कार्टून पसंद है। हाँ। फिर हमें उसी तरह का कार्टून्स बना के तो केक पे अब रखने तो होते हैं। लेयर्स पे भी आ गए ना, जी, 1 2 लेयर टायर चाहिए 1, हमें, जी। 2nd लेयर भी चाहिए। टायर तो उसमें केक्स। कितना, उसमें भी 1 दिन लगता है पूरा? नहीं, उसमें ज्यादा टाइम उसमें ज्यादा टाइम लगता है, कम से कम तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते हैं। तो ऑर्डर प्लेस करने में कितना टाइम लगता है? मतलब अगर किसी ने ऑर्डर देना है तो कितने दिन पहले दे वो ऑर्डर? 2 दिन, लेकिन मुझे इतने अर्जेंट केक्स आते हैं कि मुझे 2 घंटे में भी केक बना के 2 घंटे में बना लेती हैं आप? वो फिर अर्जेंट में जरा ज्यादा जल्दी बन जाता है। बड़ी बात है। तैयबा, आप बताएं, आपके कितने मैक्सिमम एक दिन में कितने कस्टमर्स आ जाते हैं? आप कितना ऑर्डर आ जाता है एक दिन में? मैं 1 वीक के मुताबिक ऑर्डर लेती हूँ, दिन अच्छा, के 1 वीक के? क्योंकि बेकर्स होते हैं तो वो 20 बॉक्सेस 30 हाँ। बॉक्सेस तो इस तरह करके लेते हैं। तो सिर्फ केक्स के बॉक्सेस बनाती हूँ या बाकी नहीं। भी गिफ्ट बॉक्सेस और होते हैं? जिस तरह वो वाला रेड वाला बॉक्स है वो हाँ। बेसिकली गिफ्ट बॉक्स है, उसके अंदर लोग चीजें वगैरह डाल के देते ठीक हैं, है। कोई गिफ्ट्स वगैरह रख हाँ, के। हाँ। ये बॉक्सेस भी हैं, ये कपड़ों के लिए भी यूज हो जाते हैं, ओके। शादियों के लिए अगर आपने हाँ। किसी को गिफ्ट देना है इसमें कपड़े रख के इजीली, और केक के लिए भी यूज हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो उसके मुताबिक फिर जैसे डिमांड होती है सबकी। ठीक है। तो आप पढ़ती हो तो किस तरह मैनेज करती हो आप? मैं एविएशन कर रही हूँ, हाँ। मेरा 5th सेमेस्टर है। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी मेरी रायवन में है, तो हाँ। काफी दूर है, तो फिर ये होता है कि रात सारी बैठ के इनको करना, दिन में सो ही रहना। तो फिर आके यूनिवर्सिटी के 3 ही घंटे होते हैं यूनिवर्सिटी के, बस हाँ। क्लास से 3 घंटे अर्निंग हो चलती है। जाती है अच्छी? कॉस्ट जो आपको पड़ती है उससे हो जाता है पूरा? मेरा तो बिल्कुल हो जाता है, मैं अपनी बिल्लियां हैं मेरे पास काफी हाँ। सारी, तो मैं उनके ऊपर ही सारा खर्च करती हूँ। उनके ऊपर ही खर्च कर देना, घर कुछ नहीं देना। और आपकी? मैं तो ऐसा कैसे कहते हैं ना, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं ये हाँ, चीज कर रही। शौक है। शौक है ये मेरा शौक को बस। पूरा कर रही मैं हैं। सिर्फ अपना शौक पूरा कर रही हूँ। तो एक केक पे तकरीबन कितनी कॉस्ट आ जाती है आपकी? मतलब बता दें, कोई मसला नहीं। हाफ से ज्यादा आ जाती है। आ जाती है, हाँ जी। ठीक है। और उसके बाद ऊपर ऑब्वियसली ऊपर ये आपने जी। जो डेकोर किया है इसको, इस पे बड़े मेहनत लगती है। सबसे ये ज्यादा कोई- मेहनत है। एग्जैक्टली इस चीज के पैसे नहीं होते, जी, पैसे जी, होते हैं मेहनत मेहनत के, उनका बिल्कुल। टाइम के। उन्होंने टाइम निकालना होता है, अपनी जो मसरूफ जिंदगी है, अपनी फैमिली में से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वो कस्टमाइज केक बनाते हैं, आप लोगों टाइम के लिए निकालना। बॉक्सेस बनाए जाते हैं। घर वालों ने सपोर्ट किया जब स्टार्ट किया? जी, बहुत ज्यादा। शादी से तकरीबन 9-10 माह पहले मैंने ये स्टार्ट किया था। अच्छा। फिर उसके बाद इन लॉज ने भी बहुत सपोर्ट किया। हाँ। मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ, हाँ, हाँ। सब बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो कोरोना की वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स आए? जी, नहीं स्टार्टिंग सेंटर में आए थे, फिर उसके बाद ठीक हो गए। मतलब ठीक बस- था, बस ठीक अभी था। भी है। हाँ तो जी। लोग किस तरह के ज्यादा केक्स मंगवाते हैं? मतलब अब तो मेरे ख्याल से हर ओकेजन पे ही केक आना हर शुरू हो occasion गया। पे, वो जी। बर्थडे हो, जी, जी। वो आपकी एनिवर्सरी हो, शादी ग्रेजुएशन हो, हर चीज पे हर केक्स चीज पे आना केक शुरू हो चाहिए। गए हैं। जी, हर तो- चीज पे उनको केक चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है मेरे ख्याल से, जो केक वाले हैं हाँ जी। उनके लिए तो एक बूस्ट किया है ना एक बिल्कुल, इंडस्ट्री। तो आप बताएं तैयबा, आपके पास कौन कौन से आते हैं? किस तरह के मटेरियल के वो लोग डिमांड करते हैं कि हमें, अच्छा ये आपने अगर प्लास्टिक के साथ बनाया है तो किसी और मटेरियल के साथ भी हो? आजकल मेरे ख्याल से बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस भी चल रहे हैं ना? मैंने एक सबसे बड़ा बॉक्स भी बनाया था 20 बाय 20, शुएब मलिक क्रिकेटर हमारे, उनके अच्छा। बेटे के लिए। अच्छा। तो वो सबसे बड़ा था मेरा। हाँ, हाँ। वो देखने में ऐसे ही लगता है कि जैसे ये शीशा है, अगर इसको एकदम से हाँ, देखें हाँ। तो वैसे ये होता है ट्रांसपेरेंट शेड। ओके। तो लोग कहते हैं कि हमें शीशे के भी चाहिए, तो वो घर में नहीं बनते, वो हाँ। बाजार से फिर बने बनाए मिल जाते हैं हाँ। उनको। तो फिर मैं यही जिस तरह की लोग की डिमांड करते हैं उसके मुताबिक फिर देख लेते बना लेते हैं, और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं ना। बहुत ज्यादा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कोई चीज शुरू कर रहे हो तो लोग आपको अप्रिशिएट करें, चाहे Appreciate करें। थोड़ा सा कर दें, उससे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी और बूस्ट मिलता है। तो ये ये किस मैनेज तो आप कर लेती हैं, ठीक है। तो लोगों की क्या आती है, अगर घर वाले हो या आसपास के लोग हों तो उन्होंने कहा हो कि अच्छा ये इसने स्टार्ट किया और अब बड़ी अच्छी एक हो गई, कि लोग पता चलता है लोगों को जब आप अपना कारोबार स्टार्ट करते हो या बिजनेस स्टार्ट करते हो, उसके बाद पहले जो लोग तनकीद कर रहे होते हैं, यार ये तो नहीं कर सकती, घर बैठ के क्या काम चलेगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ हुआ, लोगों ने बोला? इतना नहीं, लेकिन मुझे सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला था। सबसे ज्यादा मेरे ताया अब्बू, मेरी मामा, मेरे पापा, इन अच्छा। सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था कि इस अच्छा। चीज को आगे बढ़ाओ।
ऑनलाइन काम स्टार्ट करो। फिर मैंने ऑनलाइन पेज बनाया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चलता गया। ऑनलाइन ही है अभी तक? मेरा अभी तक स्टोर नहीं आप लोगों ने बनाया? इंशाल्लाह बनाऊंगी, बनाएंगे इंशाल्लाह। अभी मेरा ऑनलाइन ही है। अच्छा, ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन ही है। तो आपने भी ऑनलाइन ही रखा हुआ है, किस नाम से आपका? डब्बे वाली बाजी। डब्बे वाली बाजी, मतलब अगर किसी ने सर्च करना हो तो डब्बे वाली बाजी। और आपको केक वाली बाजी? नहीं, मेरा नदीम बेकर्स के नाम से है। अच्छा, नदीम मेरे बेकर्स फादर के के नाम नाम से पे मैंने अपना रखा हुआ है, हाँ, नदीम बेकर्स। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है जनाब। देखें, एक ही घर में आपको डब्बा भी मिल जाएगा, आपको केक भी मिल जाएगा और आपकी मौजें हो जाएंगी। जरूरी नहीं है आप हर चीज घर में बन सकती है, जरूरी नहीं है बाहर जाना पड़े। और आपको पता है कि कोरोना की वजह से बाहर के हालात वैसे ही बहुत खराब हो गए हैं, और अगर आपको घर में हाइजीनिक चीज मिल रही है और अच्छी मिल रही है और कॉस्टली भी नहीं है इतनी ज्यादा, तो क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे बताएं कि आपस में बैठ के मशवरा करती हैं कि अब हमने ये आइडिया लेकर आना है? क्योंकि नहीं, खास नहीं करती। क्यों? वो अपने सुनती घर नहीं एक होती दूसरे है। की? मतलब वो कहती हो कि नहीं मैं तो ये करूंगी, तुम मेरी मानो ना मानो। ऐसे नहीं होता, लड़ाइयाँ होती हैं बहुत ज्यादा, obvious सी मतलब बात इन है। चीजों को लेकर लड़ाइयाँ नहीं, पर्सनल नहीं, उसमें तो होता ही इससे नहीं होता है, होती। इन चीजों को लेकर होती है। होती है कभी कभी, अगर मैं कहूँ कि खास फीका नहीं। बना के दे, हाँ, तो मतलब बिल्ली ये बना बोलती के है कि देती। मुझे बना के दो, मैंने लेके जाना, तो मैं कहती हूँ नहीं बना के देना। नहीं बना के देना। क्यों? मतलब बहनें हैं, आपस में बॉन्डिंग का बहनों की बड़ी अच्छी होती है। जी, बस कभी जब दिल करता है तो बना देती हूँ, जब नहीं दिल करता तो फिर मैं कहती हूँ नहीं बनाना मैंने। ठीक मैं है, खुद ही बना लेती हूँ। मतलब घर रह के हम काम कर सकते हैं। हमारे व्यूवर्स को बताएं कि कैसे मोटिवेशन आती है, आइडियल क्या था आपका? नहीं पता? खास इस चीज के लिए तो कोई नहीं था, लाइक मैंने तो देखा बस भी नहीं ऐसे था, शौक में शुरू किया, बिल्कुल शौक था मेरा। मैंने सीखा, फिर मैंने जब ऑर्डर्स आने शुरू हो गए तो फिर मुझे इस चीज में ज्यादा दिलचस्पी आ गई कि लोग पसंद कर रहे हैं। एक महीने में कितने ऑर्डर आ जाते हैं आपको? तकरीबन 15 to 20 आराम से आ जाते हैं, और जब आते हैं तो फिर मुझे सांस लेने के भी टाइम नहीं मिलता। अच्छा, एक दिन में 4 से 5 इस तरह हो जाता है फिर मेरे तो साथ। आपका मेथड क्या होता है, मतलब होम डिलीवरी या किस तरह? जी, आप होम पहुंच जाती डिलीवरी। है? होम डिलीवरी मैंने कभी भी बाइक्स या ये जैसे लोग कार्स वगैरह करवा के केक्स भिजवाते हैं, मैं इस चीज को नहीं प्रेफर करती। इतनी मेहनत करते हैं आप एक केक पे, और आपको दिल ही नहीं करता कि आप किसी भी ड्राइवर के हाथ में केक दे दें। मैं खुद डिलीवर कर दूंगी, खुद लेकिन डिलीवर करती हैं आप? मैं इसको किसी के हवाले बिल्कुल नहीं ऐसे करती। इतनी बिल्कुल मेहनत भी। की होती है हम बिल्कुल। लोगों ने। तैयबा, पता है पहले चलता था, रिवाज चलता था, अगर हमने किसी को बर्थडे पे भी देना है तो हमने कार्ड देने हैं, जी। पहले चलते थे। और एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स होती थी, उनके ऊपर शेरो शायरी भी लिखी होती थी। अब चलता है वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब नहीं चलता। अब तो लोग अपनी ही पिक्चर लगवा के, जिसको गिफ्ट करना है उसकी पिक्चर लगवा मतलब इनके के। ऊपर भी पिक्चर्स लगवा सकते हैं हाँ हम? जी, मैंने पिक्चर वाला भी एक बनाया था। वो उसमें कितना टाइम लगता है? उसमें टाइम तो बिल्कुल नहीं लगता, पिक्चर बाहर से प्रिंट हो जाती है, उसको बस उसकी शेप के मुताबिक कट करना और फिर अच्छा। उसके ऊपर आराम से आजकल मैंने देखा है कि बहुत लेयर्स वाले भी चल रहे हैं कि एक खोलो डब्बा, उसके अंदर एक डब्बा है। वो किस तरह है, वो किस तरह आइडिया, वो बनाती हो आप? वो मैंने अभी तक बनाया नहीं, क्योंकि किसी ने अभी तक उस तरह बनवाया ऑर्डर नहीं वो दिया वैसे भी उसका। एक्सपेंसिव बनता है काफी। अच्छा। उसमें चॉकलेट्स इतनी लग जाती हैं, हाँ। तो उसके मुताबिक फिर अभी तक तो वो बनाया नहीं, लेकिन वो बहुत इजी है। वो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी कटिंग भी है और डब्बे के अंदर डब्बा सारी भी चीज है। बात ही कटिंग की होती है। अगर आपको कटिंग आती है तो आप कर सकते हो, नहीं आती तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। तो बचपन से शौक था कि मैंने ये चीज करनी है, क्योंकि बचपन में हम लोग खुद गिफ्ट रैप करते थे। गिफ्ट ले आए और वो रैपिंग शीट ले आए, उसको खुद ही गिफ्ट कर दिया, रैप भी कर लिया। तो बचपन में होता था। मैंने 8 क्लास में पूरा कोर्स किया था आर्ट का, तो उससे मुझे काफी सारी चीजें आती थी बनानी, तो इसलिए मुझे इसमें लाइक इतना मुश्किल नहीं लगा। इसको देख के मैंने कहा ये तो मैं इजीली बना लूंगी। फ्रेम्स वगैरह भी बनाती हूँ। अच्छा। वो दुपट्टे के। वो कैसे? कार्डबोर्ड एक लेके उसको एक फ्रेम की शेप में काट के फिर दुपट्टे को एडजस्ट करके उसके ऊपर लाइक बहुत उसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है कि दुपट्टा कहीं इधर उधर खराब ना हो जाए। तो एक पूरा दुपट्टा एक फ्रेम के लग जाता है। अच्छा, मैं तो वो मामा के दुपट्टे। अच्छा, मामा के दुपट्टे उठा के, वो बाजार से नहीं लाने दुपट्टे, अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे हमने। नहीं, कभी इसका ऑर्डर भी नहीं किसी को दिया, कभी बहनों को बना के दे दिए। अच्छा। तो कभी किसी दोस्त को बना के दे दिया, तो वो मामा की दुपट्टे सारे। तो अब इसके बाद क्या न्यू आइडिया के लेकर आ रही, क्योंकि आपको पता है 21 स्टार्ट हो गया है और नया साल भी स्टार्ट हो गया, तो क्या नए आइडियाज क्या आ रहे हैं आपको, मार्केट में क्या आ सकते हैं?
अभी यही सोच रही हूँ कि जिससे अभी ये सेकंड लेयर है, मैं यही सोच रही हूँ कि इस फ्लावर की लेयर्स को ट्रिपल कर लूँ ताकि वो ज्यादा खिले और फिर ज्यादा अच्छा लगे। ओके, साइड्स के ऊपर अगर पिक्चर्स वगैरह भी लग सकें तो उस टाइप का। इसको खोल के दिखा सकती हूँ मैं अभी? पूरा खोल के। हाँ, ये वाला ब्लैक वाला बहुत खूबसूरत लग रहा है। हाँ, वैसे तो पूरा रिबन वाला भी होता है उस तरह, लेकिन ये फ्लावर वाला होता है तो ये ऐसे खुल जाता है अच्छा इजीली। इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, भी केक आप भी डाल कप सकते हैं। वगैरह। इनकी साइजेस पे भी डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किसने क्या रखना है। जनाब आज की जो हमारे पास दो मेहमान थी, दोनों बहनें थी, और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी टिप्स हमें दी हैं कि हम घर बैठे भी काम कर सकते हैं। हमारे पास लाइव एग्जाम्पल बैठी हुई थी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे तक पहुंचाया और आपको बताया कि किस तरह वो केक्स बनाती हैं और एक बहन जो है वो गिफ्ट बनाती है। तो अगर आपने भी इस तरह की चीजें खरीदनी है तो आप ऑनलाइन उनसे राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन वो किस नाम से है,